30 साल की क्लास रीयूनियन में मेरा एक्स मेरी अनामिका उंगली में पहनी शादी की अंगूठी देखकर ताना मारते हुए बोली, जब कभी समय मिले अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आना। मैं भी देखना चाहती हूं कि आखिर तुम्हें कैसी लड़की पसंद आई। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। 30 साल की उम्र में हुई उस क्लास रीयूनियन में विदेश से लौटने के बाद शांग शिंसी भी आई थी। वो भीड़ के बीच खड़ी थी और पहले से कहीं अधिक परिपक्व और आकर्षक लग रही थी। उसकी मौजूदगी पूरे हॉल में सबसे अलग नजर आ रही थी। मैंने जानबूझकर उससे सबसे दूर वाली सीट चुनी थी, लेकिन उसने फिर भी मुझे एक नज़र में पहचान लिया। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। मैं उसके उस चेहरे को देखता रह गया जिसमें अब किशोरावस्था की मासूमियत की जगह परिपक्वता आ चुकी थी। वो चेहरा मेरे लिए एक साथ अजनबी भी था और बेहद अपना भी, जैसे हमारे बीच पूरी एक जिंदगी का फासला आ चुका हो। 5 साल बाद अचानक यूं आमना सामना हो जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। उसकी नज़र मेरी अनामिका उंगली में पहनी शादी की अंगूठी पर गई। उसने सहज मुस्कान के साथ पूछा, फांग युआन, तुमने शादी कर ली? मैंने नजरें झुका ली और कुछ नहीं कहा। इतने में हमारे पुराने सहपाठी मजाक उड़ाने लगे। हमारी क्लास में अब तो सिर्फ अमीर घराने की बेटी शांग शिंसी ही कुंवारी बची है, लेकिन सुना है कि उसकी भी जल्द ही किसी बड़े नेता के बेटे से शादी होने वाली है। सबने उसे पहले से ही बधाइयां देना शुरू कर दिया। कुछ देर तक जाम छलकते रहे, औपचारिक बातें होती रहीं। तभी भीड़ में से किसी ने अचानक मेरा नाम ले लिया। अगर उस समय तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो आज किसी बड़े अमीर परिवार का दामाद तुम ही होते। हाँ, सही कहा। तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं होता? पूरा माहौल अचानक शांत हो गया और सबकी नजरें मेरी तरफ टिक गईं। मैंने दिल का दर्द दबाते हुए सामान्य बनने की कोशिश की और मुस्कुराकर कहा, उस समय हम दोनों ही बहुत छोटे और नासमझ थे। वो बस बचपने का एक रिश्ता था। शांग शिंसी ने हाथ में पकड़े वाइन ग्लास को हल्के हल्के घुमाया। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसके होंठों पर व्यंग्य से भरी मुस्कान उभर आई। जब कभी समय मिले अपनी पत्नी को साथ लेकर आना। मैं भी देखना चाहती हूं कि आखिर तुम्हें कैसी लड़की पसंद आई। उसकी आवाज में साफ ताना था। मैं अपमान का घूंट पीकर रह गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। आखिर उस समय रिश्ता मैंने ही तो तोड़ा था और वजह भी यही बताई थी कि वो मेरे पसंद की लड़की नहीं है। देखते ही देखते इतने साल बीत गए। इन वर्षों में वो मेरे सपनों में भी शायद ही कभी आई हो। मैंने तो मान लिया था कि इस जन्म में मेरी और शांग शिंसी की कहानी यहीं खत्म हो चुकी है, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति तमाशा देखने के मूड में था। अरे फांग युआन, तुमने शादी कब की? किसी को बताया भी नहीं। सोशल मीडिया पर भी कभी अपनी पत्नी की कोई फोटो नहीं डाली। इतना क्यों छिपा रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत साधारण या बदसूरत है इसलिए लोगों से मिलवाने में शर्म आती है? मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। नाखून हथेली में धंस गए और तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने गहरी सांस लेकर सिर्फ इतना कहा, वो विदेश में रहती है। मेरी बात सुनकर भी सबके चेहरों पर व्यंग्य भरी मुस्कान बनी रही। सबको अच्छी तरह पता था कि उस समय मेरा और शांग शिंसी का रिश्ता बेहद बुरे तरीके से टूटा था। ब्रेकअप के बाद वो पूरी रात मेरे हॉस्टल के बाहर खड़ी रही थी और मुझसे वापस आने की गुहार लगाती रही थी, लेकिन मैंने बेरहमी से उससे मिलने तक से इनकार कर दिया था। और आज वो विदेश से लौटकर सफल, अमीर और सम्मानित बन चुकी थी। ये मानो मेरे चेहरे पर पड़ा एक जोरदार थप्पड़ था। दुनिया हमेशा ताकतवर लोगों का साथ देती है और वहां मौजूद हर इंसान उसी तरफ खड़ा होना चाहता था। मैंने सोचा था कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन भीड़ ने तो जैसे आग में घी डालने का ही काम किया। किसी ने कहा, सुना है कि शांग शिंसी ने वही कंपनी खरीद ली है जहां फांग युआन काम करता है। अब तो वही तुम्हारी बॉस बनने वाली है। आगे से जरा ठीक से पेश आना। इतना सुनते ही सब लोग शोर मचाकर हंसने लगे। मैनेजर फांग, क्यों ना अपनी नई बॉस के नाम एक जाम हो जाए। चारों ओर तालियों और हूटिंग की आवाज गूंज उठी। मैं धीरे से खड़ा हुआ, अपना ग्लास शराब से पूरा भर लिया और बिना रुके एक ही सांस में खाली कर दिया। शराब धीरे धीरे असर दिखाने लगी। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मैडम शांग, आगे भी कृपया मेरा ख्याल रखिएगा। शांग शिंसी हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान के पीछे जैसे कोई गहरा मतलब छिपा था। वो बोली, जरूर। आखिर मैनेजर फांग और मेरा रिश्ता भी तो कभी बहुत गहरा हुआ करता था। उसने आखिरी शब्दों पर जानबूझकर जोर दिया। जब मेरी नजर उसकी गहरी और रहस्यमयी आंखों से मिली तो मेरा दिल अचानक कसकर सिमट गया। मैंने तुरंत बहाना बनाया, माफ कीजिए, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूं। मैं जल्दी से प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया। वॉशरूम का ठंडा पानी मेरी हथेलियों पर गिर रहा था। मैंने सिर उठाकर आईने में अपने 30 साल के चेहरे को ध्यान से देखा। फांग युआन अब भी लगभग वैसा ही दिखता था जैसा 20-22 साल की उम्र में था। शरीर अब भी संतुलित था और चेहरा भी पहले जैसा ही था। शायद इसी वजह से शांग शिंसी कभी मुझ पर इस कदर फिदा हो गई थी।
तभी बगल वाले वॉशरूम से कुछ लोगों की धीमी हंसी और फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन जाने उसने सच में शादी की भी है या नहीं। 30 साल का हो गया लेकिन अभी तक एक बच्चा भी नहीं है। कभी अपनी बीवी को भी किसी ने नहीं देखा। मुझे तो लगता है कि वो किसी अमीर औरत का रखा हुआ आदमी बन गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो एक लग्जरी ऑडी चलाता है। सुना है शहर के बीचों बीच घर भी खरीद लिया है। उस जैसे गरीब आदमी के बस की बात है क्या? दूसरा आदमी हंसते हुए बोला। तो फिर वो अमीर औरत भी कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं होगी। अगर उस समय उसने शांग शिंसी को नहीं छोड़ा होता तो आज सच में उसकी जिंदगी बदल गई होती। एक और आवाज आई, छोड़ो भी। उसकी हैसियत का आदमी आज यहां तक पहुंच गया, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे समझ नहीं आता कि शांग परिवार जैसी लड़की उससे प्यार कैसे कर बैठी थी। ऊपर से ब्रेकअप भी उसी ने किया था। अब तो पछतावे से उसका बुरा हाल होता होगा। मैं बस हल्की सी कड़वी मुस्कान मुस्कुराया और चुपचाप वॉशरूम से बाहर निकल आया। क्या मुझे सच में पछतावा है? मैंने खुद से यही सवाल पूछा। शायद नहीं। इंसान को आखिर उन चीजों को अलविदा कहना ही पड़ता है जिन्हें वो कभी अपना बना ही नहीं सकता। मैं हमेशा से एक बात जानता था, शांग शिंसी एक दिन जरूर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि वो हमेशा से ही एक चमकते सितारे जैसी थी। चाहे 10 साल पहले हो या 10 साल बाद, वो हमेशा वही जिंदगी जीती रही जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। 18 साल की उम्र में उसका परिवार लोगों के लिए चर्चा और मजाक का विषय था, लेकिन 30 साल की उम्र तक वो विदेश से पढ़कर लौटी हुई एक सम्मानित डॉक्टर पीएचडी बन चुकी थी। जब बाकी लोग रात रात भर जागकर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तब उसके माता पिता बहुत पहले ही उसके लिए विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का रास्ता तैयार कर चुके थे। जब हम जैसे लोग इस शहर में एक छोटा सा घर खरीदने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे और सालाना 5 लाख युआन की तनख्वाह पाकर खुद पर गर्व महसूस करते थे, तब तक वो करोड़ों की संपत्ति वाली युवा उद्योगपति बन चुकी थी। उसके पास आलीशान बंगले, शानदार हवेलियां और अनगिनत संपत्तियां थीं। अगर 10 साल पहले शांग शिंसी सिर्फ एक सपना थी, तो आज वो उस सपने से भी कहीं ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। अगर 10 साल पहले शांग शिंसी मेरी दुनिया का सबसे खूबसूरत सपना थी, तो आज वो मेरे लिए सिर्फ एक ऐसी ख्वाहिश बन चुकी थी जिसे कभी पाया नहीं जा सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी दोबारा मुलाकात होगी। आखिर इतने सालों से वो विदेश में ही रही थी। उसने कभी किसी क्लास रीयूनियन में हिस्सा नहीं लिया था, और मुझे तो यह भी नहीं पता था कि जिस समूह ने हमारी कंपनी का अधिग्रहण किया है, उसके चेयरमैन की बेटी वही शांग शिंसी है। मेरा पुराना प्यार अब मेरा बॉस बन चुका था। मैंने कुछ देर तक सोचा। हर महीने घर और कार की किश्तें भरनी थी, इसलिए इस्तीफा देने का विचार भी मन में दबाना पड़ा। जो होगा देखा जाएगा। 8 साल हो चुके थे हमारे अलग हुए। शायद अब उसे भी उन पुरानी बातों की कोई परवाह नहीं होगी। मैंने मोबाइल निकालकर ऑनलाइन ड्राइवर बुक किया। जैसे ही मैं इमारत के बाहर निकला, सर्दियों की तेज ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड ने पूरे शरीर को जमा दिया। मैंने अपने कोट को कसकर लपेट लिया, लेकिन काफी देर तक कोई ड्राइवर मेरी राइड स्वीकार नहीं कर रहा था। तभी एक नीली लग्जरी सेडान आकर मेरे सामने रुकी। ड्राइवर तुरंत उतरकर पीछे का दरवाजा खोलते हुए बोला, मैडम शांग। तभी मैंने देखा कि शांग शिंसी पीछे से मेरी ओर चली आ रही थी। उसने एक महंगी फिटिंग ड्रेस पहन रखी थी जो उसकी बेहतरीन काया को और भी निखार रही थी। उसके पूरे व्यक्तित्व से शाही गरिमा और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने मेरी तरफ बस एक बेरुखी भरी नजर डाली, फिर अपनी कलाई घड़ी देखी और शांत स्वर में बोली, आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। मैंने तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। यह जगह काफी सुनसान है, लेकिन सच में धन्यवाद, इसकी जरूरत नहीं है। वो मेरी ओर देखकर बोली, क्या बात है फांग युआन, क्या तुम्हें डर है कि मैं अब भी अपने पुराने प्यार को नहीं भूली हूं? 8 साल हो गए। मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं कि किसी शादीशुदा आदमी की जिंदगी में तीसरा व्यक्ति बन जाऊं। उसके होंठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। उसकी ठंडी आंखों में मजाक की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने कहा, वैसे भी रास्ते में कंपनी की स्थिति की रिपोर्ट दे देना। अगर अब भी मना करोगे तो जरूरत से ज्यादा नखरे लगेंगे। मैं असहज होकर कार में बैठ गया। मैंने औपचारिक लहजे में कहना शुरू किया, मैडम शांग, इस समय मैं प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट 2 का मैनेजर हूं। हमारे विभाग के अंतर्गत फिलहाल 3 टीमें काम कर रही हैं और नए साल के बाद एक नई टीम बनाने की योजना है। फिलहाल पूरी कंपनी की जिम्मेदारी मिस्टर फैंग संभाल रहे हैं। उसने बिना किसी भाव के बस इतना कहा हूं। मैंने आगे कहना जारी रखा, दूसरा प्रोजेक्ट विभाग 3 साल पहले बनाया गया था और इस समय पूरे सेंटर में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अगले साल हम और भी अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। मैंने झिझकते हुए कहा, कल मैं आपको पूरे काम की विस्तृत रिपोर्ट भेज दूंगा। फिर कार में कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। अचानक उसने पूछा, इस साल का हेल्थ एंड कल्चर फेस्टिवल, उसकी योजना तुमने बनाई थी? मैंने हल्के से सिर हिलाया।
कुछ पल बाद उसने फिर कहा, मैं कंपनी में कुछ कर्मचारियों का पुनर्गठन करने की सोच रही हूं। मैनेजर फांग, तुम्हारी क्या राय है? कंपनी का किसी बड़े समूह द्वारा अधिग्रहण होना तय था। ऐसी स्थिति में कुछ लोग खुश थे और कुछ परेशान। खुश इसलिए कि अब कर्मचारियों के लिए प्रमोशन और विकास के अवसर पहले से कहीं ज्यादा होंगे, लेकिन दुखी इसलिए कि यह भी खबर थी कि जल्द ही बड़े स्तर पर कर्मचारियों का पुनर्गठन होगा। बहुत से लोग डर रहे थे कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए। मैंने दांत भींचते हुए सावधानी से जवाब दिया, कंपनी का हर फैसला निश्चित रूप से उसके भविष्य और विकास को ध्यान में रखकर लिया जाता है। हम कर्मचारियों का काम केवल अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाना और कंपनी के निर्णयों का सहयोग करना है। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें धीरे धीरे गंभीर हो गईं। वो अचानक हल्के से हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक अजीब सी बेपरवाही थी। वो बोली, सचमुच तुम पहले से बिल्कुल अलग हो गए हो। अब तो बात करने का तरीका भी काफी परिपक्व हो गया है। मैंने अपने भीतर उठ रहे भावों को दबाते हुए शांत स्वर में कहा, हर इंसान को एक दिन बड़ा होना ही पड़ता है, और आप भी पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो चुकी हैं, मैडम शांग। वो मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और उसके होंठों पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसकी वो धीमी हंसी जैसे मेरे पिछले कई वर्षों के बदलाव का मजाक उड़ा रही थी। हां, मैं सचमुच बहुत बदल चुका था। मैंने सिर ऊंचा करके चलना सीख लिया था, खुद पर विश्वास करना सीख लिया था, लोगों से विनम्रता से पेश आना, जरूरत पड़ने पर उनकी खुशामद करना और हर परिस्थिति में समझदारी से व्यवहार करना भी सीख लिया था। अब न मैं पहले जैसा हीन भावना से भरा हुआ था और न ही पहले जैसा गरीब। लेकिन शांग शिंसी की वो हल्की सी मुस्कान मुझे तुरंत उन दिनों में वापस ले गई, जब मैं अपनी जिंदगी के सबसे बदतर दौर से गुजर रहा था। मैंने अपनी असली माँ को कभी नहीं देखा। सुना था कि मेरे जन्म के बाद घर की गरीबी से तंग आकर वो मुझे छोड़कर चली गई थीं। मेरे पिता को भी मेरी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मुझे मेरी दादी के हवाले कर दिया और खुद दूसरी औरतों के साथ रहने लगे। बाद में कर्ज में डूबकर उन्होंने लूटपाट की और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार उन्हें जेल जाना पड़ा। इन सब वर्षों में मेरी दादी ही थीं जिन्होंने कबाड़ और खाली बोतलें इकट्ठी करके मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं कीचड़ में जन्मा और उसी कीचड़ में पला बढ़ा इंसान था। लेकिन शांग शिंसी, वो तो आसमान में तैरते बादल जैसी थी। बादलों और कीचड़ का कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हमारी दुनिया शुरू से ही अलग थी। मैं पहली बार उससे तब मिला था जब मैं सिर्फ 16 साल का था। उस दिन मैं अपनी दादी के साथ उनके आलीशान बंगले के बाहर कबाड़ बटोर रहा था। मेरे पैरों में फटी हुई जूते थे जिनके तलवे तक उखड़ चुके थे। स्कूल की पुरानी ढीली ढाली यूनिफॉर्म पहनकर मैं चुपचाप दादी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी शांग शिंसी की मां ने हमें देखा। शायद उन्हें हमारी हालत पर दया आ गई। उन्होंने घर के अंदर आवाज लगाई, शिंसी बेटा, घर में अगर कोई पुराने गत्ते के डिब्बे या खाली प्लास्टिक की बोतलें हो तो जरा नीचे ले आना। कुछ ही देर बाद वो सफेद रंग की एक खूबसूरत ड्रेस पहने बाहर आई। उसके लंबे बाल अभी भी भीगे हुए थे। वो छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई मेरी तरफ आई। उस पल वो बिल्कुल किसी रोमांटिक कॉमिक की नायिका जैसी लग रही थी। उसने मुस्कुराकर मेरे हाथों में कुछ गत्ते के डिब्बे रख दिए। मैं घबरा गया। जल्दी से दोनों हाथों से उन्हें लिया और शर्माते हुए सिर झुका लिया। मेरे उखड़े हुए जूते और कई बार धुल धुल कर फीकी पड़ चुकी स्कूल यूनिफॉर्म, सब कुछ जैसे मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने धीमे से कहा, धन्यवाद। वो मुस्कुराकर बोली, रुको, अभी और भी हैं, मैं लेकर आती हूं। इतना कहकर वो फिर से दौड़ती हुई अंदर चली गई। शायद उसकी मां ने मेरे चेहरे पर छिपी झिझक और शर्म को पढ़ लिया था। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, एक दिन तुम्हारी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। थोड़ी ही देर बाद शांग शिंसी फिर लौट कर आई। इस बार उसके हाथों में गत्ते के डिब्बों और खाली बोतलों का बड़ा सा ढेर था। उस दिन मैं एक साथ भावुक भी था और बेहद शर्मिंदा भी। उसी दिन मैंने मन ही मन एक कसम खाई थी, मैं अपनी पूरी जान लगाकर पढ़ाई करूंगा और अपनी किस्मत बदल कर रहूंगा। मैं सपना देखा करता था कि शायद जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तब मेरे पास भी ऐसा ही एक बड़ा सा बंगला होगा। लेकिन हकीकत हमेशा इंसान को उसकी बचपन की मासूम कल्पनाओं पर हंसना सिखा देती है। आज मैं शांग शिंसी की आलीशान कार में बैठा था। कार की छत पर बने तारों जैसे चमकते नीले रोशनियों को देखते हुए मुझे एक बात पहले से भी ज्यादा साफ समझ आ गई। चाहे ट्रेन कितनी भी तेज क्यों ना दौड़ लेफ्टिनेंट, चाहे ट्रेन कितनी भी तेज क्यों ना दौड़ ले, वो कभी हवाई जहाज की रफ्तार की बराबरी नहीं कर सकती। हम दोनों की उम्र 30 साल थी। मैं एक ऑडी A6 चलाता था, वो ऑडी S8 जैसी लग्जरी कार में सफर करती थी। मेरी कलाई पर लॉन्गिन्स की घड़ी थी, जबकि उसकी कलाई पर पटेक फिलिप चमक रही थी।
18 साल की उम्र में मैं मासूमियत से यह मानता था कि मेहनत करने वाला हर इंसान एक दिन सफलता की मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन बाद में समझ आया, कुछ लोग तो जन्म लेते ही मंजिल पर खड़े होते हैं। तुम पूरी जिंदगी मेहनत करके शायद उस शहर की बाहरी सीमा तक पहुंच पाओ, जबकि वे लोग बस दूसरे रिंग रोड से पहले रिंग रोड तक का सफर तय कर रहे होते हैं। मैनेजर फांग, आपका घर आ गया। ड्राइवर की आवाज ने मेरी सोच को तोड़ दिया। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद मैडम शांग, इतनी रात हो गई है इसलिए आपको ऊपर आने का निमंत्रण नहीं दूंगा। मैंने एक पेशेवर मुस्कान के साथ विनम्रता से उनका धन्यवाद किया। शांग शिंसी हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में फिर वही व्यंग्य छिपा था। वो बोली, लगता है मैनेजर फांग को घर वालों ने काफी सख्ती से संभाल रखा है। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल निरुत्तर हो गया। आखिर में बस इतना ही कह पाया, शुभ रात्रि मैडम शांग। जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर घुस आया। उसी समय उसके होंठों से एक धीमी आवाज निकली, फांग युआन, इन सालों में क्या तुम सच में खुश रहे? सर्द हवा के साथ उसके ये शब्द मेरे कानों में पड़े। सिर्फ एक साधारण सा सवाल, क्या तुम ठीक हो? लेकिन पूरे दिन से दबाए हुए मेरे सारे जज्बात लगभग टूट कर बाहर आने वाले थे। मैंने आंखों की नमी रोकते हुए शांत स्वर में कहा, हां मैं ठीक हूं। मैंने गहरी सांस ली, कार का दरवाजा पूरी तरह खोला और बाहर उतर गया। दरवाजा बंद करते समय मैंने पलटकर उसकी ओर देखा। हम दोनों की नजरें फिर एक सीध में आ मिली। मैं उसके चेहरे को देखता रह गया। दिल जोर से धड़क उठा। मैंने धीमे से पूछा, क्या वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखता है? शांग शिंसी ने हल्की सी भर्राई आवाज में जवाब दिया, बहुत अच्छा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। तो ये बहुत अच्छी बात है। दिल के भीतर उठती टीस को दबाते हुए मैं आगे बढ़ा। घबराहट में मेरा पैर लगभग मुड़ गया। मैं जाने ही वाला था कि पीछे से उसकी आवाज फिर सुनाई दी, फांग युआन, क्या तुम ये भी नहीं पूछोगे कि इन सालों में मैं कैसी रही? मैंने टखने का दर्द सहते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। वही चेहरा जो न जाने कितनी बार मेरे सपनों में आया था। मेरे मन में अचानक एक वाक्य कौंधा, एक बार जिसे देखा जाए वो पूरी उम्र याद रहता है। मैंने धीरे से पूछा, शांग शिंसी, इन सालों में तुम कैसी रही? वो रोशनी के उलट खड़ी थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छी भी और नहीं भी। उसकी गहरी आंखें लगातार मुझे देख रही थीं। होंठों पर एक फीकी सी मुस्कान थी। फिर उसने कहा, मेरी जल्द ही शादी होने वाली है, क्या तुम मुझे दिल से आशीर्वाद दोगे? मैंने बिना एक पल रुके जवाब दिया, बिल्कुल। तुम्हें शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम्हारा वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम दोनों जीवन भर साथ रहो और बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ निभाओ। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी आवाज बिल्कुल सामान्य लगे। शांग शिंसी हल्का सा मुस्कुरा दी, फिर बोली, तो फिर दुआ करो कि हम दोनों का अंत भी अच्छा हो। मेरी आंखों पर आंसुओं की धुंध छा गई। धीरे धीरे उसकी परछाई अंधेरे में धुंधली होती चली गई और जैसे ही उसने मुड़कर जाना शुरू किया, मेरे भीतर दबे हुए सारे जज्बात टूटकर बिखर गए। 8 साल हो चुके थे। मैं तो समझता था कि मैं उसे भूल चुका हूं। फिर आज सिर्फ उससे दोबारा मिलने भर से मेरा दिल इतनी आसानी से क्यों बिखर गया? अगर पहले से पता होता कि किसी से बिछड़ने का दर्द इतना गहरा होता है तो शायद शुरुआत ही कभी नहीं करता। हमारा वो छोटा सा साथ, आखिर वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था या सबसे कठिन सजा? हमारा पहला प्यार, हमारा पहला प्यार वसंत की तरह आया और उसी वसंत में समाप्त भी हो गया। वो रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन उतना ही छोटा भी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब 12वीं कक्षा में हमारी क्लास में एक नई छात्रा का दाखिला हुआ। वो मंच पर खड़ी होकर अपना परिचय दे रही थी। पूरी क्लास के लड़के आपस में फुसफुसा रहे थे, यार ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। मैंने भी चुपके से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। वो 2 साल पहले की तुलना में थोड़ी और लंबी हो गई थी। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम कहां बैठना चाहोगी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ऐसे छात्र के पास बैठना चाहती हूं जो पढ़ाई में अच्छा हो और थोड़ा कम बोलता हो। और इस तरह वो मेरी बेंचमेट बन गई। लेकिन मुझे जरा भी खुशी या उत्साह महसूस नहीं हुआ। मेरे अंदर सिर्फ घबराहट, झिझक और शर्म थी। उस पल मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं वो मुझे पहचान न ले। वही गरीब लड़का जो कभी उसकी कोठी के बाहर कबाड़ बीनता था। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, हाय मेरा नाम शांग शिंसी है, आज से हम साथ बैठेंगे। मैंने शर्माते हुए सिर झुका लिया, धीरे से बोला, हाय मेरा नाम फांग युआन है। वो मुस्कुराई, तुमसे मिलकर अच्छा लगा फांग युआन। उस दिन के बाद वो हमेशा मुझसे बातें करने की कोशिश करती रहती थी। फांग युआन, तुम्हारा कोई शौक है?
तुम्हें कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है? कोई पसंदीदा गाना? तुम इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे कर लेते हो? ज्यादातर समय वही लगातार बोलती रहती और मैं बस चुपचाप सिर झुकाकर उसकी बातें सुनता रहता। शांग शिंसी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो हर किसी के साथ बेहद विनम्रता से पेश आती थी। ऊपर से वो बेहद प्यारी और खूबसूरत भी थी। कुछ ही दिनों में वो पूरी क्लास के लड़कों का सपना बन गई। न जाने कितने लड़के उसे पसंद करने लगे। वे अक्सर अपने प्रेम पत्र मुझे देकर कहते, यार जरा ये शांग शिंसी को दे देना। मेरे जैसा शर्मीला और हीन भावना से भरा लड़का हर बार बहुत देर तक हिम्मत जुटाता। जब भी वो प्रेम पत्र उसे देता, ऐसा लगता जैसे वो खत मैंने खुद लिखा हो। एक दिन मैंने कहा, शिंसी, ये तुम्हारे लिए है, अमुक लड़के ने भेजा है। उसने खत लिया लेकिन मुस्कुराकर बोली, लेकिन मुझे तो पहले से ही कोई पसंद है। फिर उसने धीरे से खुद से कहा, पता नहीं जिसे मैं पसंद करती हूं वो मुझे प्रेम पत्र कब लिखेगा। इतना कहकर उसने लंबी सांस ली। अचानक मेरी तरफ मुड़कर बोली, फांग युआन, अगर तुम अपने पसंद के इंसान को प्रेम पत्र लिखते तो उसमें क्या लिखते? मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं घबराकर बस इतना ही कह पाया, शिंसी, अभी हम 12वीं में हैं, इस समय प्यार व्यार नहीं करना चाहिए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो फिर ग्रेजुएशन के बाद सही। उसकी मुस्कान इतनी चमकदार थी कि मेरी नजरें उस पर टिक गईं। फिर उसने मुझे छेड़ते हुए कहा, अरे फांग युआन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? कहीं तुम्हें भी कोई पसंद तो नहीं? मैंने तुरंत किताब खोल ली और पढ़ने का नाटक करने लगा। लेकिन मेरा दिल तो कब का बेकाबू हो चुका था। मैंने बिना उसकी ओर देखे कहा, नहीं। उस रात सोने से पहले मैं बहुत देर तक उसी सवाल के बारे में सोचता रहा। अगर मैं कभी अपने प्यार का इजहार करूं तो अपने प्रेम पत्र में क्या लिखूंगा? तभी मुझे कवयित्री शूटिंग की प्रसिद्ध कविता ओक के पेड़ के नाम की पंक्तियां याद आ गईं। यदि मैं तुमसे प्रेम करूं तो मैं लता की तरह तुम्हारी ऊंचाई का सहारा लेकर स्वयं को महान नहीं दिखाऊंगी। यदि मैं तुमसे प्रेम करूं तो उस प्रेम विह्वल पक्षी की तरह भी नहीं बनूंगी जो हर दिन सिर्फ तुम्हारी छाया का एक ही गीत गाता रहे। मैं तुम्हारे साथ खड़े रेशमी कपास सेमल के पेड़ की तरह बनना चाहूंगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े रहें जैसे दो वृक्ष साथ साथ खड़े होते हैं। तुम्हारी शाखाएं तलवार और भाले की तरह मजबूत हों और मेरे लाल लाल फूल कभी गहरी आहों जैसे लगें तो कभी जलती हुई मशाल जैसे। मैं ऐसा प्रेम चाहती हूं जिसमें हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। एक ऐसा प्रेम जो स्वतंत्र भी हो और गहरा भी, जहां दोनों बराबरी से एक दूसरे की ओर बढ़ें। लेकिन उस समय का मैं अपने गरीब परिवार की बेड़ियों में इतना जकड़ा हुआ था कि खुद को कभी उसके बराबर खड़ा सोच भी नहीं सकता था। मेरी हीन भावना, मेरी गरीबी और मेरा शर्मीला स्वभाव, इन सब ने मुझे कभी सिर उठाकर जीने ही नहीं दिया। मैं 2 साल तक सिर्फ 90 युआन में खरीदे गए डिस्काउंट वाले कैनवास के जूते पहनता रहा। जूते का साइज 42 था, जबकि मेरे पैर का साइज 43। तलवा निकल जाता तो 502 गोंद से फिर चिपका देता। जूते के पीले पड़ चुके फीते मैं चोरी छिपे सफेद मार्कर से रंग देता था ताकि वे नए लगें। जब भी किसी शॉपिंग मॉल के सामने से गुजरता, कांच के पीछे रखे नए स्पोर्ट्स शूज को देखकर मेरी नजर अपने आप ठहर जाती। एक जोड़ी जूते, कीमत 310 युआन। कोई बड़ा ब्रांड नहीं था, लेकिन बिल्कुल नए थे। मैं सोचता, अगर ये जूते पहनूंगा तो बिल्कुल फिट आएंगे, दौड़ना भी कितना हल्का और आसान लगेगा। लेकिन वे 310 युआन मेरी दादी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उतने पैसे कमाने के लिए उन्हें कई दिनों तक कबाड़ बीनना पड़ता। उनके हाथ पैर पहले ही कमजोर हो चुके थे। जब भी मैं उन्हें कमर पकड़कर धीरे धीरे चलते देखता तो अपने सारे छोटे बड़े शौक चुपचाप दिल में ही दबा देता। एक दिन मैंने देखा, वही जूते एक माँ ने अपने बेटे के लिए खरीदे। वो प्यार से झुककर बच्चे को नए जूते पहनाने लगी। फिर उसने जूते के आगे वाले हिस्से को हल्का सा दबाकर देखा कि पैर ठीक से फिट है या नहीं। उसे देखकर मैंने मन ही मन सोचा, अगर मेरी भी मां होती, क्या वो भी मेरे साथ ऐसा ही करती? लेकिन अफसोस, मैंने अपनी मां को कभी देखा ही नहीं था। एक दिन खेलकूद की क्लास में शिक्षक ने कहा कि सभी छात्रों को स्पोर्ट्स शूज पहनकर आना चाहिए। पूरी क्लास में सिर्फ मेरे पास ऐसे जूते नहीं थे। उन्होंने मेरे पुराने जूतों को देखा और नाराज होकर बोले, क्या मैंने नहीं कहा था कि सबको स्पोर्ट्स शूज पहनकर आना है? फांग युआन, इन जूतों में तुम दौड़ोगे कैसे? पूरी क्लास की नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने शर्म से सिर जितना हो सकता था उतना झुका लिया और झूठ बोल दिया, सर मैं भूल गया। फिर एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद अचानक पीछे से किसी ने दौड़ते हुए आवाज लगाई, फांग युआन! मैंने मुड़कर देखा, वो शांग शिंसी थी। उसने चमकती मुस्कान के साथ कहा, जन्मदिन मुबारक हो। उसके सफेद दांत धूप में चमक रहे थे
उसकी पोनीटेल हवा में लहरा रही थी और ढलते सूरज की किरणें उसके बालों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। वो हंसते हुए बोली, सरप्राइज! मैंने चुपके से तुम्हारा पहचान पत्र देख लिया था, तभी पता चला कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं कुछ पल तक बिल्कुल स्तब्ध खड़ा रहा, समझ ही नहीं पाया कि क्या कहूं। तभी उसने अपनी पीठ के पीछे से जादू की तरह एक शॉपिंग बैग निकाला। वो बैग मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, लो, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, मना मत करना। ये जूते तो फ्री मिले हैं, एक खरीदो, एक मुफ्त पाव वाली स्कीम थी। उसने अपना पैर आगे बढ़ाया। उसके पैरों में बिल्कुल नए सफेद स्पोर्ट्स शूज थे। मैंने बैग खोला। अंदर उसी डिजाइन के काले रंग के जूते रखे थे। मैं उस ब्रांड को पहचानता था। वो बहुत महंगा था और सिर्फ बड़े शॉपिंग मॉल में मिलता था। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद, लेकिन शिंसी, मैं ये नहीं ले सकता। वो हैरान होकर बोली, क्यों? मैं झिझकते हुए बोला, तुम्हारे पैसे यूं ही तो नहीं आते। फिर धीरे से कहा, ये जूते बहुत महंगे हैं, सच में, मैं इन्हें नहीं ले सकता। वो तुरंत बोली, सच में पैसे नहीं लगे। उसने खरीदारी की रसीद निकालकर मुझे दिखाई। रसीद पर सचमुच दूसरे जूते की कीमत 0 युआन लिखी हुई थी। वो हल्का सा नाराज होकर बोली, क्या तुम मुझे झूठा समझ रहे हो? लेकिन मैं बार बार सिर हिलाकर कहता रहा, नहीं, फिर भी मैं ये नहीं ले सकता। वो कुछ पल तक मुझे देखती रही। वो थोड़ी घबरा गई और बोली, फांग युआन, हम इतने दिनों से एक ही बेंच पर बैठते हैं, क्या तुम मुझे अपना दोस्त भी नहीं मानते? मैं तुरंत घबराकर बोला, ऐसी बात नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए नरम आवाज में कहा, ये जूते मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रही हूं, इसे मेरी ट्यूशन फीस समझ लो। मुझे अंग्रेजी में बहुत कम अंक आते हैं। अगर इस बार भी अच्छे नंबर नहीं आए तो मम्मी मुझे डांट डांट कर मार ही डालेंगी। मेरी मदद करोगे ना? मैं सिर झुकाकर चुप रहा। वो मेरे चारों ओर घूमते हुए बच्चों की तरह मिन्नत करने लगी, प्लीज फांग युआन। बाहर के ट्यूटर 1 घंटे के 100 युआन लेते हैं। असल में तो फायदा मेरा ही हो रहा है। मैं अभी भी मना करने के लिए शब्द ढूंढ ही रहा था कि उसने हंसते हुए बात खत्म कर दी। बस तय रहा, अब कोई बहाना नहीं। उस दिन उसने बहुत प्यार से मेरे बालों पर हाथ फेरा। उस स्पर्श में जैसे दिलासा भी था और हौसला भी। वो मुस्कुराकर बोली, फांग युआन, एक दिन सब कुछ जरूर अच्छा हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही मुझे 2 साल पहले का वो दिन याद आ गया, जब मैं उसकी कोठी के बाहर कबाड़ बीन रहा था। तब उसकी मां ने भी मेरे सिर पे ऐसे ही हाथ फेरते हुए कहा था, बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना, तुम्हारी जिंदगी जरूर बेहतर होगी। मां और बेटी दोनों ही इतनी दयालु थीं। वे मेरी मजबूरी को समझती थीं, लेकिन कभी मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देती थीं। उस दिन ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में खड़ी शांग शिंसी मुझे पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मैं अपना स्कूल बैग पीठ पर टांगे घर की ओर चल रहा था। वो मेरे सामने उल्टी दिशा में चलते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक उसने कहा, फांग युआन, बाद में तुम मुझे कांच के जूते सिंड्रेला वाले गिफ्ट करना, ठीक है? डूबते सूरज के लाल आसमान के नीचे वो सचमुच किसी राजकुमारी जैसी चमक रही थी। वो कांच के जूते पहनने वाली राजकुमारी थी और मैं कभी उसका राजकुमार नहीं बन सकता था। उस दिन के बाद हर रोज स्कूल की छुट्टी के बाद मैं उसे 1 घंटे अंग्रेजी पढ़ाने लगा। वो बहुत तेज दिमाग की थी। ज्यादातर बातें मैं सिर्फ एक बार समझाता और वो तुरंत समझ जाती। उसी दौरान मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अमीर परिवारों के बहुत से बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं। जब हमारे जैसे छात्र विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए जान लगा देते हैं, तब तक उसके माता पिता उसके लिए विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों का रास्ता पहले ही तैयार कर चुके थे। सुना था वहां की सालाना फीस लाखों युआन थी। मेरे लिए वो किसी कल्पना से कम नहीं था, क्योंकि उसी साल मैं सिर्फ 1200 युआन की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ने की कगार पर पहुंच गया था। 12वीं कक्षा में अचानक स्कूल की फीस 2000 युआन बढ़ गई। घर में जैसे तैसे सिर्फ 800 युआन ही जुट पाए। बाकी पैसों की चिंता में मेरी दादी कई रातों तक सो नहीं सकी। आखिरकार मैंने बहुत हिम्मत करके अपने क्लास टीचर से कहा, सर, क्या मैं बाकी फीस कुछ समय बाद जमा कर सकता हूं? मेरे घर की आर्थिक हालत बहुत खराब है। मेरे क्लास टीचर मेरी परिस्थिति अच्छी तरह समझते थे, इसलिए उन्होंने पूरी क्लास में मेरे लिए चंदा इकट्ठा करने का फैसला किया। उस समय किसी ने 10 युआन दिए, किसी ने 20 युआन, किसी ने 50 युआन, लेकिन हर व्यक्ति की आंखों में मेरे लिए दया साफ दिखाई दे रही थी। मैं मंच पर खड़ा था, बार बार सिर झुकाकर सबका धन्यवाद कर रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरा स्वाभिमान हजारों टुकड़ों में टूटकर जमीन पर बिखर गया हो। उस अपमान को शब्दों में बयां करना आज भी आसान नहीं है। तभी अचानक शांग शिंसी गुस्से में मंच पर चढ़ी। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे उतार लिया।
फिर उसने सबके दिए हुए पैसे एक एक करके वापस लौटा दिए। स्कूल से लौटने के बाद उसने चुपचाप मेरी बाकी बची हुई पूरी फीस खुद जमा कर दी। फांग, वो मुझे दीवार के कोने तक ले गई और गुस्से से मेरी ओर देखते हुए बोली, फांग युआन, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं उसकी दया का पात्र नहीं बनना चाहता था। मैं उस पर कोई एहसान भी नहीं लेना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों हमेशा बराबरी के रिश्ते में रहें। आखिरकार मैं बस इतना ही कह पाया, ये पैसे मैं तुम्हें बहुत जल्द लौटा दूंगा। मैंने गहराई से सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद शिंसी। उस साल की सर्दियों की छुट्टियों में मुझे शियाओ काउंटी की एक मछली पकड़ने के उपकरण फिशिंग रॉड बनाने वाली फैक्ट्री में काम मिल गया। मेरा काम फिशिंग रॉड पर पेंट और केमिकल की परत चढ़ाना था। उस फैक्ट्री में रसायनों की गंध इतनी तेज थी कि लोग कहते थे, अगर लंबे समय तक यहां काम किया तो फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग ये काम करने से बचते थे। लेकिन एक दिन की मजदूरी 80 युआन मिलती थी, और जब जिंदगी इंसान को मजबूर कर देती है तो बहुत से लोग कुछ पैसों के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाने को तैयार हो जाते हैं। सर्दियों की छुट्टियां खत्म होने तक मैंने मेहनत करके पूरे पैसे जोड़ लिए और शांग शिंसी को उसकी फीस लौटा दी। उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। वो बोली, फांग युआन, क्या तुम मुझ पर इतना भी एहसान नहीं रखना चाहते? मैंने बहुत सी बातें पहले से सोच रखी थी। मैं जो हमेशा पूरे अंक लाने वाले निबंध लिखा करता था, कभी नहीं सोच सकता था कि एक दिन मेरे पास शब्द ही नहीं बचेंगे। लेकिन उस समय हजारों बातें मेरे गले में अटक गईं और आखिर में मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वाक्य निकला, मुझे माफ कर दो। उस घटना के बाद पूरी क्लास में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे, शांग शिंसी फांग युआन को पसंद करती है। कुछ लोग कहते, नहीं, उसे बस उस पर तरस आता है। मैं पूरी तरह उलझ गया और थोड़ा डर भी गया। अगर कोई मुझसे पूछता, क्या तुम शांग शिंसी को पसंद करते हो, तो मेरा जवाब सिर्फ एक ही होता, मैंने कभी ऐसा सोचने की भी हिम्मत नहीं की। उसे पसंद करने की हिम्मत भी नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि हमारे बीच आसमान और जमीन जितना फर्क था। हम दोनों का कोई भविष्य नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने जानबूझकर उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। शायद वो भी अंदर ही अंदर नाराज थी। फिर एक दिन मेरे पीछे बैठने वाले लड़के ने मेरी ओर एक सिक्का फेंक दिया। उसने बेहद तिरस्कार भरे लहजे में कहा, लेफ्टिनेंट टॉरक लेफ्टिनेंट। वो भी शांग शिंसी को पसंद करता था और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि शिंसी हर दिन मेरे आसपास ही रहती थी। मैं गुस्से से उसकी ओर देखने लगा, लेकिन वो हंसते हुए बोला, अरे नाराज मत हो, मजाक कर रहा था बस। यहीं शांग शिंसी का गुस्सा फूट पड़ा। वो तेज आवाज में बोली, क्या तुम उसके इतने करीबी हो कि उसके साथ ऐसा मजाक कर सको? उसने अपना पूरा बटुआ निकाला, उसमें रखे सारे पैसे उस लड़के के चेहरे पर फेंक दिए। फिर उसी के अंदाज में बोली, अरे नाराज मत होना, मैंने भी तो बस मजाक किया है। वो पहली बार था जब मैंने शांग शिंसी को इतना गुस्से में देखा। उसका गुस्सा किसी भयंकर तूफान जैसा था। आखिरकार दोनों छात्रों के माता पिता को स्कूल बुलाया गया। उसी दिन शांग शिंसी की मां मुझसे मिलने आई। वो हमेशा की तरह बेहद सुंदर और सौम्य थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, तुम मेरी बेटी के बेंचमेट हो ना? फिर उन्होंने हल्की चिंता के साथ कहा, पिछले कुछ समय से शिंसी अचानक विदेश जाने के बजाय चीन में ही विश्वविद्यालय में पढ़ने की जिद कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों? मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अगर किसी से प्यार हो तो दोनों को मिलकर एक दूसरे को बेहतर बनाना चाहिए, न कि अपने भविष्य का त्याग करना चाहिए। बेटा, क्या तुम उसे समझा सकते हो? उसे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। उस मुलाकात के बाद मैंने कई दिनों तक बहुत सोच विचार किया। आखिरकार हिम्मत जुटाकर खुद शांग शिंसी से मिलने गया। मैंने उससे कहा, शिंसी, तुम्हें विदेश जाकर ही पढ़ाई करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर वो पहले तो चौंक गई, फिर उसकी आंखों में हैरानी के साथ हल्की सी निराशा भी उतर आई। उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा, फांग युआन, क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं चली जाऊं? मैंने लंबे समय तक सिर झुकाए रखा। काफी देर बाद धीरे से बोलना शुरू किया। मैंने धीमे स्वर में कहा, मेरी जगह तुम बाहर की दुनिया देखना। मेरे दिल में अनगिनत बातें थीं, लेकिन होठों से सिर्फ कुछ ही शब्द निकल पाए। मैं भी पूरी मेहनत करूंगा। मैं भी एक दिन उस सेमल के पेड़ की तरह तुम्हारे बराबर खड़ा होना चाहता हूं। गरीब लड़कों को कभी कम मत समझना। एक दिन हम दोनों अपनी अपनी रोशनी से चमकेंगे। शायद किसी दिन हम फिर सफलता की सबसे ऊंची चोटी पर मिलेंगे। वो मुस्कुराई और बोली, ठीक है, मैं विदेश चली जाऊंगी, लेकिन एक वादा करना होगा। तुम पहले की तरह मुझसे दूर भागना बंद करोगे। मैंने बिना सोचे जवाब दिया, वादा रहा।
उसने मुस्कुराते हुए फिर से मेरे सिर पर हल्के से हाथ फेरा और हमेशा की तरह वही बात दोहराई, फांग युआन, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद हम दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए। शांग शिंसी को दुनिया जहान की बातें करना बहुत पसंद था। ज्यादातर समय वही बोलती रहती और मैं बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता। कभी कभी जब मैं अनजाने में उसकी ओर देखता तो पाता कि वो बिना पलक झपकाए मुझे ही देख रही है। मैं तुरंत शर्माकर नजरें झुका लेता। वो थोड़ा और झुककर मेरे करीब आ जाती। मेरा चेहरा लाल हो जाता। मैं धीरे से कहता, क्लास पर ध्यान दो। उसके इतने पास बैठना मेरे दिल की धड़कनों को हर दिन और तेज कर देता था। शांग शिंसी का स्वभाव बहुत बेफिक्र था। एक दिन उसे यह भी पता नहीं चला कि उसके कपड़ों पर मासिक धर्म का दाग लग गया है। स्कूल की छुट्टी होते ही मैंने बिना कुछ कहे अपनी स्कूल जैकेट उतारी और उसकी कमर पर बांध दी। जब उसे कारण समझ आया तो वो शर्म और झिझक से पूरी तरह लाल हो गई। मैं खुद भी शर्माते हुए पास की दुकान में गया और उसके लिए सैनिटरी पैड खरीद लाया। लेकिन वहां इतने सारे ब्रांड थे कि मुझे समझ ही नहीं आया कौन सा सही होगा। मैंने सिर खुजलाते हुए झेंप कर कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सा इस्तेमाल करती हो। उसका चेहरा और भी लाल हो गया। फिर मुझे याद आया कि लोग कहते हैं ऐसे समय लड़कियों को गर्म चीजें पीनी चाहिए, इसलिए मैंने उसके लिए 1 कप गर्म बबल मिल्क टी भी खरीद दी। मैंने वो कप उसके हाथ में दिया। उस समय जे चाओ जिस ब्रांड की मिल्क टी का विज्ञापन करते थे वही सबसे लोकप्रिय थी। वो मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से कप पकड़कर धीरे धीरे पीने लगी। फिर उसने सिर तिरछा करके पूछा, फांग युआन, तुम्हें पता है जे चाओ के विज्ञापन की लाइन यू आर माय यूलमे का मतलब क्या है? वो मेरी आंखों में देख रही थी। मैं हकलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। वो हंस पड़ी, तुम तो 135 अंक लाने वाले टॉपर हो, इतनी सी बात भी नहीं जानते? मैं चुप रहा। असल में मैं उसका मतलब अच्छी तरह समझता था, क्योंकि उस विज्ञापन की आगे की पंक्ति थी, क्योंकि तुम मेरी मिल्क टी हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा अपनी हथेली पर रखकर संभालना चाहता हूं। शाम की लालिमा में नहाई हुई शांग शिंसी अचानक बोली, फांग युआन, तुम्हें पता है मुझे जे चाओ का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है? वो मेरी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। कभी एक लड़की थी जो बहुत लंबे समय से तुमसे प्यार करती थी। मैं जो हमेशा अंधेरे और अकेलेपन में जीता आया था, उस पल पहली बार लगा जैसे मेरी जिंदगी में सचमुच रोशनी उतर आई हो। गाना खत्म करके उसने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा लगा? मैंने दिल से कहा, बहुत सुंदर। वो हाथ हिलाकर हंस पड़ी। अरे आज तो बस यूं ही थोड़ा सा गाया है, कभी मौका मिला तो तुम्हें अपनी असली गायकी सुनाऊंगी। धीरे धीरे कॉलेज प्रवेश परीक्षा गाँव का दिन भी नजदीक आता जा रहा था। बिछड़ने का समय अब बहुत करीब आ गया था। ग्रेजुएशन पार्टी के दिन शांग शिंसी ने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी थी। वो पियानो बजाते हुए वही गाना गा रही थी। एक इंसान था जो तुमसे बहुत लंबे समय से प्यार करता था। लेकिन समय की हवा धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी बढ़ाती गई। मुश्किलों के बीच भी बस एक और दिन साथ बिताने की इच्छा थी। लेकिन कहानी के आखिरी हिस्से में शायद हमें फिर भी अलविदा कहना ही था। कहानी का अंत विदाई के शब्दों से हुआ, लेकिन कुछ विदाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें मुस्कुराकर कहना पड़ता है। मंच के नीचे तालियों और उत्साह की आवाज लगातार गूंज रही थी। मैं चुपचाप वहीं बैठा था। शांग शिंसी ने मुड़कर दर्शकों की ओर देखा। उसी पल हमारी आंखें मिली। उन आंखों में बहुत कुछ था, एक दूसरे को बिना कहे समझ लेने जैसा। उसने हल्की सी मुस्कान दी। मेरा चेहरा शांत था, लेकिन मेरा दिल कब का तूफान में बदल चुका था। कई साल बाद मुझे समझ आया, उस समय जब वो मुझे देखती थी, वो एहसास शायद प्यार की शुरुआत थी। उस गर्मियों में मैंने शांग शिंसी की अंग्रेजी की किताब के पीछे वाले पन्ने पर एक कविता लिखी थी। वही कविता जिसके लिए मैंने उसका QQ अकाउंट बनवाया था। उसका पासवर्ड था 42132626। उसने कहा था, मुझे डर है कि आगे चलकर तुम मुझे भूल जाओगे, इसलिए अपने पासवर्ड में मेरा नाम और जन्मदिन शामिल कर लो। बाद में मेरे बहुत से अकाउंट का पासवर्ड वही बन गया और उसका अकाउंट भी बिल्कुल वैसा ही हो गया। हम दोनों ने एक ऐसा राज अपने दिल में छिपा लिया था जिसे हम दोनों बिना कहे समझते थे। लेकिन उस साल की ग्रेजुएशन पार्टी में मैं नहीं गया, क्योंकि पार्टी का खर्च हर व्यक्ति के हिस्से में 350 युआन आ रहा था और मेरे लिए वो रकम भी बहुत बड़ी थी। मुझे आज भी याद है जब शांग शिंसी मुझे ढूंढते हुए आई थी। उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम कर रहा था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मुझे पढ़ाई के साथ काम करके पैसे कमाने पड़ रहे थे। उसने कहा, कुछ दिनों बाद मुझे जाना होगा। मैं काफी देर तक चुप रहा।
फिर धीरे से कहा, तुम्हारा सफर अच्छा हो। वो बेबस होकर मुस्कुराई और बोली, फांग युआन, हवाई जहाज से जाने वालों को सफर अच्छा हो नहीं कहते। मैं शर्मिंदा होकर बोला, माफ करना, मैं कभी हवाई जहाज में बैठा ही नहीं। वो मुस्कुराई और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कोई बात नहीं, आगे तुम्हें ऐसे बहुत मौके मिलेंगे। तुम इतने समझदार हो, भविष्य में जरूर बहुत सफल बनोगे। वो हमेशा की तरह मेरे स्वाभिमान को बचाने का तरीका ढूंढ ही लेती थी। मैंने अपनी जेब से एक छोटी सी अली फॉक्स वाली चाबी की रिंग निकाली। शांग शिंसी को अली फॉक्स बहुत पसंद था। कई दिनों तक मैंने हर रात थोड़ा थोड़ा समय निकालकर उसे अपने हाथों से बनाया था। आखिरकार वो तैयार हो गई, लेकिन मैं उसे देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था, क्योंकि वो बहुत साधारण थी और मुझे लगता था कि वो उसके लायक नहीं है। मैंने धीरे से कहा, ये तुम्हारे लिए है, इसे देखकर मजाक मत उड़ाना। वो हैरानी से बोली, तुमने खुद बनाया है? मैंने झेंपते हुए सिर हिला दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोली, बहुत सुंदर है, ये दुनिया का सबसे अनोखा तोहफा है, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया कि वो अली फॉक्स चाबी की रिंग एक जोड़ी थी, दूसरी वाली मेरे पास थी। आखिर में शांग शिंसी ने अपनी बाहें फैलाई और कहा, एक बार गले मिल सकते हैं? फांग युआन। जब मैंने उसे गले लगाया तो मुझे उसके शरीर से आती धूप जैसी गर्म खुशबू महसूस हुई। मुझे वो गाना याद आ गया, धूप वाला दिन। उसने मुझे गले लगाकर धीरे से मेरे कान में कहा, फांग युआन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम दोनों अपनी अपनी दुनिया की ओर बढ़ गए। दुनिया के दो अलग अलग कोनों में रहते हुए भी हम दोनों ने अपनी जिंदगी अच्छी तरह जीने की कोशिश की। कभी कभी मैं सोचता हूं, काश कहानी वहीं खत्म हो जाती, दोस्ती से थोड़ा आगे, लेकिन प्यार से थोड़ा पीछे। एक ऐसा छुपा हुआ प्यार जिसे कभी शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे बीच सबसे करीब का पल भी वो आखिरी गले लगना ही था। अगर बाद में वो दर्दनाक झगड़े और बेरहम विदाई न होती तो शायद मेरी यादों में सिर्फ मिठास ही बचती। और अगर 30 साल की उम्र में दोबारा मिलने पर शांग शिंसी कहती कि उसकी शादी होने वाली है, तो शायद मैं खुशी से उसे एक बड़ा सा शादी का तोहफा देता। मैं कहता, शांग शिंसी, तुम्हारी शादी बहुत खुशहाल हो, धन्यवाद उन दिनों मेरा ख्याल रखने के लिए। अब मेरे पास भी थोड़े पैसे हैं, मैं तुम्हें अच्छा सा उपहार दूंगा। शायद मैं मजाक में ये भी कह देता, पुरानी दोस्त, सोचो तो सही, कभी मैं भी तुम्हें पसंद करता था, आज जैसा नहीं। मैंने उसके सामने खुश होने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा मेरी आवाज गले में अटक गई। आंसू निकलने के बाद मैंने चुपचाप उन्हें पोंछ लिया। खुद से कहा, कोई बात नहीं, आज थोड़ा जल्दी सो जाओ, कल सुबह उठोगे तो सब ठीक होगा। चेहरे पर फिर वही नकाब पहनकर मैं लिफ्ट से बाहर निकला और वापस उस जगह लौट आया जिसे लोग मेरा घर कहते थे। तभी आवाज आई, इतनी देर से कहां था? आज इतनी देर से क्यों आया? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह बूढ़ा आदमी कितने घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है? दरवाजे के बाहर कोई बैठा था। वो था फांग डोंग, मेरा असली पिता। 1 साल पहले पुलिस ने मुझे संपर्क करके बताया था कि मेरे पिता अपनी जेल की सजा पूरी करके बाहर आ चुके हैं। पिता, यह शब्द मैंने ज्यादातर किताबों में ही पढ़ा था। किताबों में लिखा होता है, पिता का प्यार पहाड़ जैसा होता है, लेकिन दुनिया के हर पिता ऐसे नहीं होते। मेरी पूरी जिंदगी में उनसे मिलने की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। बचपन में पड़ोसी कहते थे, मेरी माँ मुझे जन्म देने के बाद गरीबी से परेशान होकर मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे पिता पूरे साल बाहर आवारागर्दी करते रहते थे, कभी कभार ही घर आते थे। जब कर्ज देने वाले घर तक पहुंच जाते तो वो मेरी पढ़ाई के लिए दादी द्वारा बचाए गए पैसे भी चुरा लेते, फिर मुझे ही बोझ कहते। बाद में रास्ता रोककर लूटपाट और जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध में उन्हें 15 साल की सजा हुई। मैं सोचता था शायद जेल के इतने साल उन्हें बदल देंगे, लेकिन कुछ लोग बुराई को अपनी आदतों में नहीं बल्कि अपनी सोच में लेकर चलते हैं। वो आज भी वैसे ही थे। वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थे। अगर मैं पुलिस को भी बुलाता तो भी ज्यादा कुछ नहीं होता। आखिरकार वो मेरे पिता थे और समाज के हिसाब से मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनकी देखभाल करूं। उन्होंने कहा, अभी मुझे तुम्हारे छोटे भाई के लिए एक माँ मिल गई है। वो कहती है कि शादी और बाकी कामों के लिए 3 लाख युआन चाहिए। मुझे 3 लाख युआन दे दो। वो दरवाजे के सामने ऐसे खड़ा था जैसे कोई जबरदस्ती करने वाला इंसान हो। मैं गुस्से में बोला, मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? क्या तुमने कभी मेरे ऊपर 3 युआन भी खर्च किए हैं? वो बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा असली पिता हूं, क्योंकि तुम्हारा नाम फांग है। अगर तुम्हारी दादी ने तुम्हें बचपन में पाला पोसा नहीं होता तो क्या आज तुम इस हालत में होते? मैं लौट आया हूं।
अब मेरा बेटा ही मेरी देखभाल करेगा और मेरे अंतिम समय का सहारा बनेगा। मुझे पैसे दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। मैंने गुस्से में कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अगर होते भी तो भी मैं तुम्हें नहीं देता। वो बोला, आखिर मेरे पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता नहीं है तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। फिर पूरे मोहल्ले के लोग आकर देखेंगे कि कैसा नालायक बेटा है तुम। उसकी बार बार की परेशानियां बिल्कुल किसी चिपकने वाली जोंक की तरह थीं, जो मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती थीं। इन सारी उलझनों के साथ जीना कभी कभी मुझे पागल कर देने की हद तक पहुंचा देता था। मैं हेडफोन लगा लेता, अपनी बिल्ली के मुलायम बालों पर हाथ फेरता और उसकी धीमी धीमी गुर्राहट में एक अजीब सी शांति महसूस करता। मंगी, वो एक आवारा बिल्ली थी जिसे मैंने 6 साल पहले उठाया था। वो सफेद रंग की टैबी बिल्ली थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, उसके पूरे शरीर पर त्वचा की बीमारी थी। उसका एक पैर भी खराब था। वो दर्द में धीमी आवाज में रोती रहती थी। नए साल की पहली रात वो ठंड से कांप रही थी। मैंने उससे कहा था, क्या तुम भी मेरी तरह अकेली हो? चलो, हम दोनों साथ रहेंगे। कम से कम फिर हम दोनों ऐसे बच्चे नहीं रहेंगे जिन्हें कोई नहीं चाहता। मैं उसे लंबे समय तक इलाज के लिए ले जाता रहा। आखिरकार वो ठीक हो गई। इन सालों में वो बड़ी होकर गोल मटोल हो गई। बस उसका पैर अभी भी थोड़ा खराब था। हर दिन मैं चाहे कितनी भी देर से घर लौटूं, मंगी लंगड़ाते हुए दरवाजे तक आती और मुझे देखकर म्याऊं म्याऊं करती। रात को सोते समय उसकी गुर्राने की आवाज सुनकर दिन भर की सारी परेशानियां जैसे कम हो जाती। इन वर्षों में वो हमेशा मेरे साथ रहीं। किराए के छोटे घर से लेकर अपने नए घर तक, सस्ती बिल्ली के खाने से लेकर महंगे इंपोर्टेड कैट फूड तक, हम दोनों ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी बनाई। नई सीईओ बनने के बाद शांग शिंसी ने कंपनी में बड़े बदलाव शुरू कर दिए। कंपनी में आते ही उसने तेजी से सुधार अभियान शुरू किया। सबसे पहले मानव संसाधन में बदलाव किए गए। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जो बिना काम के सिर्फ पद संभाले बैठे थे। कुछ ही समय में कई लोगों की नौकरी चली गई। पूरे ऑफिस में चिंता का माहौल बन गया। लेकिन यही बात ऑफिस की सबसे बड़ी चर्चा भी बन गई। शांग मैनेजर सच में बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल किसी अमीर परिवार की बेटी जैसी। एक कर्मचारी बोला, सपने देखना बंद करो। क्या तुमने हाल की वित्तीय खबरें नहीं देखी? उनका इंटरव्यू देखा था, वो जल्द शादी करने वाली हैं। दूसरे ने कहा, मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें लंबा, शिक्षित और शांत स्वभाव वाला इंसान पसंद है। एक और कर्मचारी बोला, अब तो मुझे भी जिम जाकर वजन कम करना पड़ेगा। तभी एक पुराने कर्मचारी ने अचानक कहा, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है जैसे मैंने शांग मैनेजर को पहले कहीं देखा है। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो हमेशा विदेश में रही हैं। क्या तुमने उन्हें सपने में देखा था? वो बोला, नहीं, सच में। चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मैंने हल्के से अपना सिर खुजलाया, फिर बोला, चलो अब काम करो। वो अचानक मेज पर हाथ मारकर बोला, मुझे याद आ गया, फांग युआन भाई, आपकी पत्नी तो शांग मैनेजर जैसी ही दिखती हैं। वो बोला, मैं खूबसूरत लड़कियों को कभी नहीं भूलता। पहले मैंने आपकी पत्नी की तस्वीर देखी थी, वो बिल्कुल शांग मैनेजर जैसी लगती हैं। लेकिन आपकी पत्नी का अंदाज एक मासूम लड़की जैसा था, और हमारी बॉस शांग का अंदाज एक आकर्षक और आत्मविश्वासी महिला जैसा है। फांग युआन भाई, क्या आपकी पत्नी बॉस शांग की छोटी बहन है? सभी लोग भी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा, मैनेजर, हमें अपनी पत्नी की फोटो फिर से दिखाइए, देखते हैं कहीं वो शांग मैनेजर की सालों पहले खोई हुई बहन तो नहीं। मैं अचानक घबरा गया। मैंने बहाना बनाया, मैंने फोन बदल लिया है, इसमें कोई फोटो सेव नहीं है। फिर किसी तरह ऑफिस से बाहर निकल आया। मैंने अपनी अनामिका की अंगूठी को देखा और खो गया। असल में मेरी कोई पत्नी थी ही नहीं। वो अंगूठी मैंने खुद खरीदी थी। मैंने बस झूठ बोला था कि मेरी शादी हो चुकी है। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला, मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरी निजी जिंदगी में बेवजह दखल दें। दूसरा, काम के दौरान अक्सर शराब वाली मीटिंग्स और तरह तरह की छिपी हुई जांच पड़ताल का सामना करना पड़ता था। इसलिए मैंने साफ कहना शुरू कर दिया कि मैं शादीशुदा हूं। कम से कम अनावश्यक परेशानियां तो खत्म हो गई। वैसे भी मैंने तय कर लिया था कि इस जीवन में मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। बाद में जब सहकर्मी बार बार मेरी पत्नी की फोटो मांगने लगे तो मुझे झूठ बोलना पड़ा कि वो विदेश में रहती है। एक समय मेरे फोन में सिर्फ शांग शिंसी की पुरानी तस्वीरें थीं। मैंने सोचा, ठीक है, अब उसके पास भी कोई ऐसा इंसान होगा जिसे वो पसंद करती है। मेरे जैसा गरीब इंसान आखिर उसके लायक भी कहां था। वो आदमी जरूर बहुत शानदार होगा। तभी फोन आया, मैनेजर फांग, तुरंत रिसेप्शन पर आइए। मानव संसाधन विभाग की मैनेजर की आवाज बहुत घबराई हुई थी। कोई आदमी खुद को आपका पिता बता रहा है और कंपनी के रिसेप्शन पर हंगामा कर रहा है। मैंने फोन रखा और तुरंत लॉबी की ओर भागा। रिसेप्शन के आसपास लोगों की भीड़ लगी थी। कई लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे।
फांग डोंग जमीन पर बैठा था। वो किसी झगड़ालू औरत की तरह रो रो कर चिल्ला रहा था। मेरा बेटा फांग युआन है, मैंने कितनी मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया, आज जब वो सफल हो गया है तो अपने बूढ़े पिता को छोड़ रहा है। आप लोग ही बताइए, क्या ऐसा करना सही है? हर दिन खुद आराम से रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, लेकिन अपने पिता को एक पैसा देने को तैयार नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हमें नहीं पता था कि मैनेजर फांग ऐसे इंसान है। देखने में तो अच्छे लगते थे, अपने पिता तक को नहीं संभालते। सच में इंसान को देखकर पहचानना मुश्किल है। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसका चरित्र कैसा होगा? तभी फैंग डायरेक्टर जल्दी से मेरे पास आए। उन्होंने कहा, तुम आखिर आ गए, बताओ ये क्या मामला है? तुम्हारा पिता कंपनी में आकर ऐसा हंगामा कैसे कर सकता है? फांग, जल्दी इसे संभालो। सभी लोगों की नजरें मेरी ओर घूम गईं। फांग डोंग ने मुझे देखते ही और जोर से रोना शुरू कर दिया। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से हाई स्कूल की उस स्पोर्ट्स क्लास में लौट गया हूं। उस समय मेरे पास स्पोर्ट्स शूज खरीदने के पैसे नहीं थे और मेरे सहपाठियों की जांचती हुई नजरें बिल्कुल ऐसी ही थीं। मेरे पुराने फटे हुए जूतों को देखकर 18 साल की उम्र का वो दर्द फिर से लौट आया। मैंने सोचा था अब मैं इस स्थिति से हमेशा के लिए बाहर निकल चुका हूं, लेकिन 30 साल की उम्र में भी मैं इससे बच नहीं पाया। और इस बार वो भी उस इंसान के सामने था जिसे मैं कभी दिल से चाहता था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, फैंग डायरेक्टर, क्या सभी लोग बहुत खाली बैठे हैं? शांग शिंसी की आवाज में एक अलग ही अधिकार था। फैंग डायरेक्टर ने यह देखा तो तुरंत भीड़ को वहां से हटाने लगे। फांग डोंग लोगों को जाते देखकर थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे, इसलिए वो जोर जोर से फांग युआन को गालियां देने लगा। तुम जैसे नालायक बेटे को क्या कहूं मैं? तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे? अपने सहकर्मियों और अधिकारियों के सामने दिखाओगे कि तुम कितने बेरहम और एहसान फरामोश हो? मैंने अपने दांत भींच लिए। मेरी उंगलियां गुस्से और बेचैनी से कांप रही थीं। उसकी पागलपन भरी हरकतों को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि फांग युआन का कोई पिता भी है। शांग शिंसी ने ठंडी नजरों से फांग डोंग को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज में सीईओ वाला आत्मविश्वास था। आप कौन हैं? मैं उसकी वरिष्ठ अधिकारी हूं। अगर कोई समस्या है तो मुझसे बात कीजिए। फिर उसने अपने सचिव को इशारा किया, उन्हें ऑफिस में ले जाइए और लीगल टीम को भी बुलाइए। उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई साफ भावना नहीं थी। फिर बोली, आप बाहर इंतजार कीजिए। मुझे नहीं पता शांग शिंसी ने फांग डोंग से क्या कहा, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उसके जैसे इंसान अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो आसानी से शांत नहीं होंगे। कुछ देर बाद मैंने पूछा, क्या उसने पैसे मांगे थे? मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। शांग शिंसी के ऑफिस में मैं मुलायम कालीन पर खड़ा था, लेकिन मेरा चेहरा शर्मिंदगी से गर्म हो रहा था। सब कुछ सुलझ गया है, शांग शिंसी ने कहा। वो अपना सिर उठाए बिना काम करती रही। मैंने धीरे से कहा, धन्यवाद शांग मैनेजर। फिर मैं जल्दी से वहां से निकलने लगा। तभी उसने कहा, मैनेजर फांग, आप मुझे धन्यवाद कैसे देंगे? वो सिर उठाकर मुस्कुराई। उसकी आंखें जैसे मेरी भावनाओं को परख रही थीं। मैं चुप हो गया। हाँ, मैं उसे धन्यवाद कैसे दे सकता था? मेरे पास देने के लिए था ही क्या? वो बोली, ऐसा करते हैं, मेरी शादी की सारी तैयारी की जिम्मेदारी मैनेजर फांग संभाल लीजिए। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैंने कहा, लेकिन मुझे शादी आयोजित करने का अनुभव नहीं है। वो बोली, हेल्थ कल्चर फेस्टिवल जैसे बड़े कार्यक्रम जिनमें हजारों लोग शामिल होते हैं, आप आसानी से संभाल लेते हैं। ये तो सिर्फ एक शादी है, उसने बिल्कुल सामान्य लहजे में कहा। फिर मुस्कुराकर बोली, इसके अलावा मेरी पसंद नापसंद शायद आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। आपको जिम्मेदारी देकर मुझे भरोसा है। उसके लाल होंठ हल्के से हिले, लेकिन उन शब्दों के पीछे छिपा अर्थ मैं समझ गया। अगले दिन मैं शांग शिंसी के मंगेतर से मिला। वो बहुत युवा और आकर्षक था। सुना था कि वो किसी बड़े अधिकारी का बेटा है। विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री कर चुका था। हर लिहाज से वो शांग शिंसी के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उसने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मेरा नाम शी है। उसका स्वभाव काफी खुला हुआ था। मैंने जवाब दिया, नमस्ते शी जियानशेंगी, मैं आपकी और शांग मैनेजर की शादी की योजना की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। मैंने मुस्कुराकर कहा। वो अचानक बोला, भाई क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं? फिर उसने शांग शिंसी की ओर देखकर कहा, पता नहीं इतने लोगों को यहां क्यों बुलाया गया है। मैंने कहा, जी थोड़ा इंतजार कीजिए। मैं उठने ही वाला था कि शांग शिंसी की आवाज आई, सचिव झाओ, पानी लेकर आइए। शी जियानशिंग ने कुछ देर इधर उधर देखा, फिर चुपके से शांग शिंसी की ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ समझने वाली मुस्कान थी। मैंने पूछा, शी साहब, शादी को लेकर आपकी कोई विशेष इच्छा है? आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ विकल्प तैयार कर दूंगा। वो मेरी तरफ देखकर बोला, मेरी कोई खास इच्छा नहीं है।
जैसा भी हो, ठीक है। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर मैंने शांग शिंसी की ओर देखा। तो शांग मैनेजर, आपकी कोई विशेष पसंद है? शांग शिंसी की आंखों में हल्की चमक आई। उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा, फिर बोली, हॉल को पूरी तरह ताजे फूलों से सजाना और शादी में जे चाओ का गाना सनशाइन डे बजाना। मैनेजर फांग, आपको कैसा लगता है? उसने कभी कहा था हमारी शादी में पूरा हॉल फूलों से भरा होगा और शादी का संगीत सनशाइन डे होगा। आज भी उसे सब याद था, बस दूल्हा मैं नहीं था। मैंने अपने दिल की कसक छिपाई, धीरे से बोला, हाँ ये अच्छा रहेगा, मैं इसकी तैयारी शुरू कर दूंगा। वो बोली, बाकी चीजों के लिए आप आराम से योजना बना लीजिए, मेरी एक मीटिंग है। वो हल्की मुस्कान के साथ घड़ी देखने लगी, फिर ऑफिस से बाहर चली गई। शी जियानशिंग उसे जाते हुए देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अजीब बात है। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, फांग युआन भाई, चलिए खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पूछा, शी साहब क्या खाना पसंद करेंगे? वो बोला, मैं आपको एक अच्छी जगह ले चलता हूं। वो मुझे एक छोटे से सड़क किनारे वाले रेस्टोरेंट में ले गया। मैंने हैरानी से पूछा, शी साहब क्या आप सच में यहां खाना चाहते हैं? वो हंसते हुए बोला, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इंतजार कर सकते हैं। मैं 2 साल से इस जगह का खाना खाने के लिए तरस रहा था। मैं हंस पड़ा। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं खा सकता, मैं पहले भी यहां अक्सर आता था। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको भी ऐसी जगह पसंद होगी। वो बिना किसी झिझक के स्वाद लेकर खाने लगा। वो बोला, आप जानते नहीं, विदेश का खाना कई बार बहुत बेस्वाद लगता है। ये मलातांग की दुकान कई सालों से चल रही है। पहले मेरी बहन मुझे ज्यादा खाने नहीं देती थी, इसलिए मैं चोरी छिपे यहां आ जाता था। मैंने फिर पूछा, शी साहब क्या सच में आपकी शादी को लेकर कोई इच्छा नहीं है? आखिर हर इंसान अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता है। वो हंसकर बोला, भाई ये एक बिजनेस मैरिज है। मैंने अनजाने में पूछ लिया, आप शांग शिंसी को पसंद नहीं करते? वो शांत स्वर में बोला, मैं उसे क्यों पसंद करूं? मैंने कहा, बस मुझे लगा कि आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। शायद मैंने ज्यादा पूछ लिया, माफ कीजिए। वो मुस्कुराया, हाँ शांग शिंसी हर मामले में शानदार है। उसका परिवार अच्छा है, वो पैसा कमाना जानती है, खूबसूरत है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी है। फिर उसने अचानक पूछा, तो क्या आप उसे पसंद करते हैं? उसकी आंखों में मजाक की चमक थी। मैं घबरा गया। वो हंसते हुए बोला, मजाक मत कीजिए, मैं उसके लायक कैसे हो सकता हूं? फिर उसने सिर हिलाया, आप दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे, हैं? मेरा दिल अचानक रुक सा गया। आपको कैसे पता? वो बोला, मैंने अंदाजा लगाया, क्योंकि जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो उसकी आंखें उसे छिपा नहीं पाती। शी जियानशिंग मुस्कुराया, लेकिन फांग युआन, सिर्फ इसलिए कि 2 लोग एक दूसरे के लिए अच्छे लगते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। और सिर्फ इसलिए कि कोई किसी को पसंद करता है, इसका मतलब ये भी नहीं कि दोनों का साथ होना तय है। फिर उसने धीरे से कहा, आपको एक राज बताऊं? जिस लड़की को मैं पसंद करता हूं उसका स्वभाव बहुत खराब है। वो कभी कभी लोगों को मारती भी है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। वो हंसते हुए बोला, देखिए मैं इतना अच्छा इंसान हूं, शायद मैं उसके लायक हूं, है ना? लेकिन वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही है। शी जियानशिंग अब भी मुस्कुरा रहा था। हाँ, शायद इस दुनिया में, एक वयस्क व्यक्ति की दुनिया में, किसी से प्यार करना, उसके साथ रह पाना और उससे शादी कर पाना, ये तीनों बिल्कुल अलग बातें होती हैं। ओह, अचानक मेरा मन बहुत खराब हो गया है। बड़े भाई मेरे साथ चलो, आज शराब पीते हैं। तिशी ने मेरी आस्तीन पकड़ ली और मुझे एक बार में ले गया। ये जगह मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। एक बोतल ब्लैक खोलो और मेरे लिए कुछ लड़कियां बुलाओ जो मेरे साथ ड्रिंक करें। तिशी खुद को बहुत अनुभवी दिखा रहा था। तेज संगीत और रोशनी के बीच वो शराब का ग्लास हिलाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर लड़कियों की लाइन की तरफ इशारा करने लगा। भाई तुम्हें कौन पसंद है? बस किसी को चुन लो। उसकी बातें सुनकर मेरा सिर थोड़ा चकराने लगा। छोड़ो, ऐसा मत करो। उसने लापरवाही से हाथ हिलाया। इस जिंदगी में मेरे साथ अगर भाई फांग हैं तो वही काफी हैं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा आजकल के बच्चे भी कितने समझदार हो गए हैं। तिशी के साथ एक के बाद एक गिलास पीते पीते, जिसकी शराब सहने की क्षमता कम थी, वो जल्दी ही पूरी तरह नशे में डूब गया। मैंने उससे कई बार पूछा कि उसका घर कहाँ है, लेकिन वो बस नशे में बड़बड़ाता रहा कि उसका अब कोई घर नहीं है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने थांग शिंतु को फोन करके उसे लेने के लिए बुलाया। तिशी पास खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर नाचने लगा। वो बहुत उत्साहित था। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। तभी अचानक पता नहीं कहां से एक लंबी कद काठी वाली महिला सामने आ गई। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि डर सा महसूस होता था। उसने नशे में हंगामा कर रहे तिशी को भौहें सिकोड़ कर देखा और उसे एक लात मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। लेकिन फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और विनम्र मुस्कान के साथ बोली,
मैं इसकी बड़ी बहन हूं, अब मैं इसे घर लेकर जा रही हूं। उसने बार के कर्मचारियों को ग्राहकों का ध्यान रखने के लिए कहा। सभी ने एक साथ जवाब दिया, जी मैडम। तभी किसी ने कहा, आपके भाई ने आपको एक ड्रिंक के लिए बुलाया है। भाई, आप इतनी ठंडी क्यों रहती हैं? मैं थोड़ा घबरा गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी मुझे पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि थांग शिन तू थी, जो न जाने कब वहां आ चुकी थी। उसकी धीमी हंसी में व्यंग्य साफ दिखाई दे रहा था। मैं अचानक घबरा गया। क्या वो ये सोच रही है कि इस लड़की को मैंने बुलाया था? थांग शिन तू अपनी लंबी टांगों के साथ मेरे पास आई और सीधे मेरी गोद में बैठ गई। उसने मेरी गर्दन के चारों ओर हाथ डाल दिया और झुककर मेरी आंखों में देखने लगी। वो उसकी बहन नहीं थी, वो उसकी पूर्व प्रेमिका थी। वो धीरे धीरे मेरे और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छूने लगीं। फांग युआन, क्यों ना हम छुपकर रिश्ता बना लें? उसने बेहद आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। सुना है तुमने मेरे जैसी दिखने वाली किसी लड़की को अपना विकल्प बना लिया है? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मेरे जैसी लड़कियां पसंद नहीं हैं? अब बताओ, सच क्या है? मैंने उसकी आंखों से नजरें चुरा लीं। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। असली इंसान वापस आ गई है। तुम कब तलाक लोगे? मैंने दांत भींचकर धीमी आवाज में कहा। मैं तलाक नहीं लूंगा। वो ठंडी हंसी हंसी और अचानक मेरी उंगली से अंगूठी उतारकर दूर फेंक दी। मैं हैरान होकर बोला, थांग शिन तू, तुम क्या कर रही हो? वो बोली, जब शादी हुई ही नहीं है तो ये सस्ती अंगूठी पहनने की जरूरत क्या है? क्या तुम्हें डर है कि मैं पुराने प्यार को याद करके फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी? उसकी आंखों में व्यंग्य और दर्द दोनों थे। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। अब मैनेजर थांग जैसी इंसान ऐसी बेवकूफी भरी चीजें कैसे कर सकती हैं? वो खुद पर हंसी। हाँ, मैंने भी बहुत सारी बेवकूफियां की हैं। फिर उसने झुककर मेरे होंठों को चूम लिया। उसके अंदर जैसे वर्षों का गुस्सा और दर्द जमा था। मेरी आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। वो मुझे चूमते हुए रो रही थी। फांग युआन, इतने सालों में क्या तुमने कभी मुझे याद किया? शायद नहीं, मैंने कहा। लेकिन यह सच नहीं था। इतने वर्षों में, सपनों में हो या हकीकत में, हर जगह वही थी। मैं अक्सर एक सपना देखता था। सपने में 30 साल की उम्र में मैं फिर से थांग शिन तू से मिलता था। वो किसी विदेशी पति से शादी कर चुकी होती थी और उसका एक प्यारा सा मिश्रित नस्ल का बच्चा होता था। एक दिन सड़क के कोने पर अचानक हमारी मुलाकात होती है। बच्चा अपनी मां से पूछता, मां, ये अंकल कौन है? ये आपको लगातार क्यों देख रहे हैं? थांग शिन तू मेरी तरफ देखती और शांत स्वर में कहती, शायद ये मां के पुराने सहपाठी हैं, लेकिन मां को ठीक से याद नहीं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? फांग युआन। आखिर में तुम्हारे दिल में क्या था? थांग शिन तू की ठंडी नजरें मुझ पर टिकी थीं। क्या मुझ में कोई कमी थी? तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तुमने मुझे छोड़कर किसी और को क्यों चुन लिया? मैंने सिर झुका लिया और अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाया। थांग शिन तू की आंखें भी लाल हो गईं। फांग युआन, तुम मुझे एक बार भी मनाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? मैंने 30 साल की थांग शिन तू को देखा। मेरे कानों में 2 आवाजें गूंजने लगीं। एक कह रही थी, अगर खुश रहना चाहते हो तो इतना सोचो मत, एक बार फिर हिम्मत करो। लेकिन दूसरी आवाज कह रही थी, समझो, तुम्हारे और उसके बीच अब कोई भविष्य नहीं बचा है। इस जीवन में तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। माफ करना, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। बाहर बारिश हो रही थी। धूप वाला दिन अब केवल मेरे सपनों में बची हुई कुछ यादें थीं। मैं फूल और शराब खरीदना चाहता था, लेकिन अब सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा बचपन और जवानी में था। युवावस्था का प्यार जंगल में खिले गुलाब जैसा होता है। एक धड़कन के लिए इंसान सब कुछ छोड़ सकता है। वो बहुत सुंदर और पवित्र होता है। लेकिन अब मैं 30 साल का हो चुका था। देर से समझने वाले लोग आखिरकार ये जान जाते हैं कि युवावस्था में किसी चीज से प्यार करना गलत नहीं होता, और बड़े होने के बाद किसी चीज को छोड़ देना भी गलत नहीं होता। वो पहला प्यार था। वो मेरी जवानी की सबसे बड़ी हिम्मत थी, एक छोटी सी खुशी और साथ ही एक लंबा पछतावा। उस समय हमारा साथ होना या अलग होना किसी नाटकीय कहानी की वजह से नहीं हुआ था। अगर कारण बताना पड़े तो बस इतना था, हम एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। कॉलेज जाने के बाद भी थांग शिन तू अक्सर क्यूक्यू पर मुझे संदेश भेजती थी। हमारे बीच 12 घंटे का अंतर था। उसका दिन मेरे लिए रात होता था। वो हमेशा कहती, फांग युआन, तुम मुझसे 12 घंटे आगे हो। पहले तुम चांद देख लो, 12 घंटे बाद हम उसी दिन के चांद को साथ देखेंगे। मैं उससे प्यार करता था। वो अक्सर मेरे क्यूक्यू स्पेस पर संदेश छोड़ती थी। वो लिखती, फांग युआन, आज मैंने ग्रैंड कैन्यन देखा, वो सच में बहुत विशाल था। वो लिखती, फांग युआन, आज मैं एक ऊंची इमारत पर गई, वहां से पूरा शहर दिखाई देता था। वो लिखती रहती थी, फांग युआन, जब भविष्य में तुम पैसे कमा लोगे तब हम दोनों 5वें एवेन्यू पर खरीदारी करने जाएंगे। वो अक्सर कहती थी, फांग युआन, आज मैं हॉट एयर बैलून में गई थी। वो बहुत रोमांटिक था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कुछ कमी है।
उस समय मेरी जिंदगी ऐसी थी कि अगर मैं पार्ट टाइम काम नहीं कर रहा होता तो किताबों में डूबा रहता था। घर पर मिलने वाला मुफ्त खाना रात 12:30 बजे के बाद खत्म हो जाता था। मोबाइल डेटा चलाने के लिए भी मुझे महीने के आखिर तक इंतजार करना पड़ता था और रात 12 बजे के बाद ही इंटरनेट ऑन करता था। रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करने पर मुझे हर घंटे केवल 6 युआन मिलते थे। हर रात 9 बजे तक काम खत्म होता था। हम दोनों धरती के दो अलग अलग छोरों पर रहते थे, जैसे दो बिल्कुल अलग दुनिया के लोग। हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे थे। मुझे लगा था कि हमारा ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक दिन जब मैं तामतू से फोन पर बात कर रहा था, तभी मेरे रूममेट ने अचानक कहा, फांग युआन, मैंने सुना है कि लियू रुयान तुम्हें पसंद करती है। और दुर्भाग्य से यह बात तामतू ने सुन ली। फांग युआन, लियू रुयान कौन है? क्या वो सुंदर है? वो हमारी क्लास की पढ़ाई मॉनिटर है। वो ठीक ठाक दिखती है। असल में मेरा और लियू रुयान का ज्यादा बात करना भी नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो और मैं दोनों ही क्लास के गरीब छात्र थे। सुना था कि वो गांव से आई थी और बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था। कभी कभी हमारी मुलाकात कैंटीन के सबसे सस्ते खाने वाले काउंटर पर या मुफ्त सूप लेने वाली जगह पर हो जाती थी। जब मैं पार्ट टाइम काम करके जल्दी में क्लास आता था तो वो मेरे लिए सीट बचाकर रख देती थी। तामतू ने पूछा, फांग युआन, क्या तुम्हें वो पसंद है? नहीं। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? मुझे तुम काफी पसंद हो। नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूं। क्या तुम मुझे अपना बनाने के बारे में सोचोगे? थांग शिंतू का अचानक किया गया ये इजहार मेरे दिमाग में पूरे दिन घूमता रहा और अगले दिन वो अचानक मेरे सामने आ गई। उसने कहा, प्यार का इजहार आमने सामने होना चाहिए, तभी सच्चाई दिखाई देती है। फांग युआन, क्या तुम मेरा पीछा करना चाहते हो? मैं बहुत आसानी से मन जाने वाली लड़की हूं। बस तुम एक बार कह दो कि तुम्हें मैं पसंद हूं, फिर मैं आधिकारिक रूप से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। सूरज की रोशनी में खड़ी थांग शिंतू बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा, थांग शिंतू, मुझे तुम पसंद हो, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये मेरी जिंदगी में पहली और शायद आखिरी बार था जब मैंने इतनी हिम्मत दिखाई थी और सब कुछ भूलकर अपने दिल की बात कही थी। वो खुशी से दौड़कर मेरी बाहों में आ गई। उस दिन के बाद हमने हाथ पकड़कर पूरे कॉलेज कैंपस की गलियों में साथ चलना शुरू किया। एक सुनसान रास्ते पर मैंने मौका देखकर झुककर उसके होंठों को चूम लिया। वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शर्म से उसका चेहरा कानों तक लाल हो गया था। इसके बाद हमारी लंबी दूरी वाली प्रेम कहानी शुरू हुई। कभी कभी वो बहुत बच्चों जैसी हरकतें करती थी। अगर मैं लंबे समय तक उसके मैसेज का जवाब नहीं देता तो वो लगातार मैसेज भेजने लगती, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है? मैं मजबूरी से समझाता कि मैं पार्ट टाइम काम कर रहा हूं या क्लास में हूं। वो कहती, मैं नाराज हूं, मुझे मनाओ। लेकिन मुझे किसी को मनाना आता ही नहीं था। वो शरारती मुस्कान के साथ कहती, बस एक बार मुझे जान कह दो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं स्वभाव से बहुत गंभीर और रूखा इंसान था। हर बार वो मुझे तब तक परेशान करती जब तक मैं हार नहीं मान लेता। वो जल्दी नाराज होती थी, लेकिन उसे मनाना भी बहुत आसान था। वो मेरी परेशानियों को समझती थी। वो हमेशा मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करती थी। वो जानती थी कि मैं महंगे तोहफे स्वीकार नहीं करूंगा, इसलिए वो हमेशा साधारण चीजें ही भेजती थी। जब भी उसके पास समय होता वो मुझसे मिलने उड़कर आती। हम हाथ पकड़ते, गले लगते और एक दूसरे को चूमते। लेकिन हमारे रिश्ते का आखिरी कदम मैंने कभी उठाने की हिम्मत नहीं की। जिस लड़की से इंसान प्यार करता है उसके लिए भावनाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे डर था। डर था कि मैं उसे अच्छा भविष्य नहीं दे पाऊंगा। डर था कि कहीं मैं उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दूं। डर था कि वो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा डूब जाएगी। वो इस बात को लेकर हमेशा नाराज होती थी। उसे लगता था कि मैं उससे पर्याप्त प्यार नहीं करता। उस साल उसने देखा कि मेरे जूते पूरी तरह घिस चुके थे। मेरे जन्मदिन पर उसने मुझे एक जोड़ी जूते दिए। उनके पैकेट पर विदेशी भाषा लिखी हुई थी। उस समय मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा ब्रांड है। उसने कहा, यह तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा है, ज्यादा महंगा नहीं है। लेकिन मैं उन्हें पहनने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी साल अचानक मेरी दादी गिर गईं। उनकी हड्डी टूट गई और ऑपरेशन करवाना जरूरी था। हर जगह से पैसे जोड़ने के बाद भी 200-300 युआन कम पड़ रहे थे। दादी ने कहा, युआन युआन रहने दो, अब इलाज मत करवाओ। इंसान की जिंदगी की भी एक सीमा होती है। मैंने उन्हें समझाया, इलाज में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, आप चिंता मत करो। दादी, आप जरूर 100 साल तक जिएंगी। जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो आपको एक बड़े घर में रखूंगा, आपको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा और पूरे देश में घुमाने ले जाऊंगा। दादी मुस्कुराई, मेरा युआन सबसे अच्छा है। मैं इंतजार करूंगी कि कब तुम्हारी मेहनत का फल खाऊंगी। उस दिन मैंने बहुत देर तक सोचा और फिर थांग शिंतू को फोन किया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे 3200 युआन उधार दे सकती हो? स्कॉलरशिप मिलने के बाद मैं तुरंत वापस कर दूंगा। उस पल मुझे लगा जैसे इतने वर्षों से जिस आत्मसम्मान को मैंने संभाल कर रखा था वो सब टूट गया। थांग शिंतू ने तुरंत मुझे 10,000 युआन भेज दिए। उसने पूछा, क्या इतने पैसे काफी हैं?
लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और सिर्फ 3,200 युआन ही रखे। उसने प्यार से कहा, फांग युआन, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, भविष्य में मेरे पति भी बनोगे। आगे चलकर तुम्हें पैसे कमाकर मेरा ख्याल रखना होगा, समझे? भविष्य में घर के सारे पैसे मैं संभालूंगी और तुम्हें हर बार खर्च करने के लिए मुझसे पैसे मांगने पड़ेंगे। आज इसे पहले से अभ्यास समझ लो। मुझे पता है तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बड़ा है, लेकिन मैं तुम्हें इतना संघर्ष करते हुए नहीं देख सकती। उसकी इन बातों के बाद फोन रखने के बाद मैं कमजोर पड़ गया और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन वो अचानक आसमान से उतरी परी की तरह मेरी जिंदगी में आ गई। उस बार हम दोनों साथ अस्पताल गए। वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मेरे साथ बैठी रही और मेरा हाथ कसकर पकड़े रही। दादी का ऑपरेशन बहुत सफल रहा। दादी ने थांग शिन तू को देखकर संतोष से मुस्कुराते हुए कहा, युआन युआन, अब मेरी चिंता खत्म हो गई। तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई है तो मैं आंखें बंद करके भी चैन से जा सकती हूं। ताम तू ने तुरंत कहा, दादी, आपको कहीं नहीं जाना है। आपको हमारी शादी देखनी है और हमारे बच्चे भी देखने हैं। बाद में आपको हमारे बच्चों की देखभाल भी करनी होगी। दादी ये सुनकर लगातार हंसती रहीं। ठीक है, तो मैं कुछ साल और जीऊंगी, तुम्हारी शादी और बच्चों का इंतजार करूंगी। लेकिन आखिरकार दादी वो दिन नहीं देख पाई। वो मेरा सुख भी नहीं देख पाई। एक बिल्कुल सामान्य दिन वो सड़क पर अचानक गिर गईं। उनके हाथ में अभी भी झींगे से भरा हुआ बैग था। जो झींगे अभी अभी खरीदे गए थे वे अभी भी उछल रहे थे, लेकिन दादी की सांसें रुक चुकी थीं और उनका दिल भी धड़कना बंद कर चुका था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी थी और पूछा कि क्या पहले कभी कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। मैं बेबस होकर सिर हिला दिया। दादी को जो भी बीमारी होती थी वो हमेशा दर्द सहकर चुप रहती थी। उन्होंने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। मैं इतना बेकार क्यों था? मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। उन्होंने कबाड़ इकट्ठा करके मुझे बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया। वो सिर्फ 1 साल और क्यों इंतजार नहीं कर सकी? बस 1 साल और मैं ग्रेजुएट हो जाता, नौकरी करने लगता और उनका ख्याल रख पाता। उस समय डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, युवा, अपने माता पिता को बुलाओ और अंतिम संस्कार की तैयारी करो। मुर्दाघर में रखने का खर्च 300 युआन प्रतिदिन था। शव वाहन का खर्च 600 युआन था। राख रखने वाले कलश की कीमत भी 1000 युआन से ज्यादा थी। इसके अलावा अंतिम संस्कार, दफनाने और दूसरी कई फीस भी थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी दादी के अंतिम संस्कार का खर्च भी नहीं उठा सकता। मेरे एक सहपाठी ने, जो मेरे साथ रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करता था, बताया कि एक ऐसा काम है जिससे जल्दी पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने कहा कि वो एक क्लब में काम करता है। वहां मेहमानों का मनोरंजन करना पड़ता है और एक दिन में कई 100, कभी कभी 1000 युआन तक कमाए जा सकते हैं। उसने कहा कि वो मुझे वहां काम दिला सकता है, लेकिन वो सिर्फ गाना गाने का काम नहीं होगा। उसी दिन अचानक शांग शिनतोंग की मां का फोन आया। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और वो जूते पहन लिए जिन्हें मैं इतने समय से पहनने की हिम्मत नहीं कर पाया था। टीवी ड्रामा की तरह कोई नाटकीय घटना नहीं हुई। उनकी मां पहले की तरह ही शांत और दयालु थी। उन्होंने मुझे उनका घर दिखाया। ये पहली बार था जब मैंने इतनी बड़ी हवेली में कदम रखा था। मुझे पता था कि शांग शिनतोंग का परिवार अच्छा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने अमीर होंगे। उसके ड्रेसिंग रूम में बैगों से पूरी एक दीवार भरी हुई थी। हर बैग की कीमत इतनी थी कि मैं कई सालों का खर्च चला सकता था। उन बैगों की कीमत से तो सामान्य परिवार कई घर खरीद सकते थे। जब वो मेरे साथ होती थी तो मैंने सोचा था कि कुछ करोड़ का बैग बहुत महंगा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो उसके सबसे सस्ते बैगों में से एक था जिसे उसने जानबूझकर चुना था। शांग शिनतोंग की मां ने धीरे से कहा, फांग युआन, मुझे पता है कि तुम और शिनतोंग एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो बार बार विदेश से वापस आ रही है, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उसके कई विषय भी छूट गए हैं। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें तनाव नहीं देना चाहती, लेकिन अभी तुम दोनों छात्र हो, इसलिए पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद भी शिनतोंग को आगे की पढ़ाई करनी होगी। तुम देश में हो और वो हमेशा तुम्हारी चिंता करती रहती है। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, सुना है तुम्हारे परिवार में अब सिर्फ तुम्हारी दादी हैं। अगर कभी पैसों की जरूरत हो तो मुझसे या शिनतोंग से कह सकते हो। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, तुम बहुत समझदार लड़के हो, तभी तो मेरी बेटी इतने सालों से तुम्हारे साथ है। मेरी बेटी बचपन से ही बहुत दयालु है। मुझे याद है जब भी उसे सड़क पर कोई घायल या अकेला जानवर मिलता था वो उसे घर ले आती थी। बाद में हमारे घर में 2 कमरे सिर्फ उन कुत्तों और बिल्लियों के लिए थे जिन्हें वो बचा कर लाई थी। फिर उनकी नजर मेरे जूतों पर गई। वो थोड़ी देर रुकी और बोली, ये जूते शिनतोंग ने तुम्हें दिए हैं ना? मुझे याद नहीं कि मैं उस दिन उनकी हवेली से कैसे बाहर निकला। बस इतना याद है कि उनकी मुस्कान जितनी ज्यादा दयालु लग रही थी, मुझे उतनी ही ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। मैंने इंटरनेट पर जाकर उन जूतों के बारे में देखा। वे लिमिटेड एडिशन थे।
उनकी कीमत 32,000 युआन थी। इसके बाद मैंने वे जूते बेच दिए जिन्हें मैंने सिर्फ एक बार पहना था, लेकिन खरीदार ने कहा कि एक बार पहने हुए जूते भी पुराने माने जाते हैं। उसने सिर्फ 12,000 युआन दिए। मैंने उन्हीं पैसों से दादी का अंतिम संस्कार किया। शांग शिनतोंग का फोन कई बार बजा। जब मैंने फोन उठाया तो वो गुस्से में थी। फांग युआन, इतने दिनों से तुम कहां थे? क्या तुम्हें पता है कि मैं चिंता के कारण पागल हो रही थी? इतने दिनों से दबे हुए सारे दर्द अचानक बाहर आने लगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। फांग युआन, तुम्हें क्या हुआ? क्या कुछ हुआ है? मैंने धीमी आवाज में कहा। शिनतोंग, अब मेरा कोई घर नहीं रहा। फिर मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। इसके बाद वो दुनिया के दूसरे कोने से वापस आ गई। उसने कहा, फांग युआन, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मैंने कहा, शिनतोंग, अब तुम मत आना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस रात उसने होटल में कमरा लिया। पहले मैं हमेशा चुपचाप उसके पास रहता था, सुबह तक उसका साथ देता था। उस दिन नहाने के बाद वो मेरी बाहों में लेट गई। उसने धीरे से पूछा, फांग युआन, क्या तुम मुझे चाहते हो? मेरे दिल में बहुत कुछ चल रहा था। मैं खुद को रोक रहा था। मैं उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने धीरे से मेरे करीब आकर मेरे होठों को छुआ। मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आई हूं। ज्यादा मत सोचो। हमारा भविष्य अच्छा होगा। हम शादी करेंगे, एक प्यारा बच्चा होगा। तुम बहुत सारे पैसे कमाओगे। होटल का बड़ा और नरम बिस्तर जैसे बादलों जैसा लग रहा था। इतने सालों से दबे हुए एहसास अचानक भावनाओं में बदल गए। उस रात मैंने अपनी सबसे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की को अपनी बाहों में लेकर पूरी रात बिताई। जब शिनतोंग सुबह उठी तो वो शर्म से कंबल में छिप गई। मैं मुस्कुराया और उसे बाहर खींचते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो शर्माते हुए फिर मुझे गले लगा लिया। उसने पूछा, फांग युआन, तुम मुझे कब से पसंद करते हो? मैंने उसके उलझे हुए बालों को ठीक करते हुए कहा, शायद उस दिन से जब तुमने पियानो बजाते हुए सनी डे गाना गाया था। वो थोड़ी नाराज होकर बोली, इतनी देर से? मुझे तो तुमसे बहुत पहले प्यार हो गया था। कितना पहले? वो मुस्कुराई। शादी के दिन बताऊंगी। उसने अपना सिर मेरी गर्दन पर रख दिया। मेरी शादी की जगह फूलों से भरी होनी चाहिए और शादी में वही सनी डे गाना बजना चाहिए। ठीक है? ठीक है। तुम्हें चीनी शादी पसंद है या पश्चिमी? वो सोचते हुए बोली, मुझे लगता है लाल शादी का जोड़ा पहनना बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन मैं शादी की सफेद ड्रेस भी पहनना चाहती हूं ताकि मैं देख सकूं कि तुम मेरे सामने घुटने पर बैठकर कहो कि तुम मुझे हमेशा प्यार करोगे। थम तम तू लगातार बोलती ही जा रही थी। वो हमारी शादी के भविष्य की तस्वीरें बनाती रहती थी। उसकी कही हुई हर बात मुझे आज भी साफ साफ याद थी, लेकिन अंत में मैं कुछ भी कह नहीं पाया। अगले दिन मेरी स्कॉलरशिप को अचानक किसी और के नाम कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। थंग तम तू की मां मुझसे मिलने आई। उन्होंने कहा कि शिनतोंग ग्रेजुएशन के बाद वापस देश आना चाहती थी, लेकिन उनका परिवार चाहता था कि वो विदेश में रहकर मास्टर्स की पढ़ाई करे। उन्होंने कहा कि वो मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं या मुझे विदेश पढ़ने भेज सकती हैं। उनकी सिर्फ एक शर्त थी कि मैं उनकी बेटी के भविष्य को और बर्बाद न करूं। उनके चेहरे पर वही दयालु मुस्कान थी। काश उन्होंने मुझे डांटा होता, मुझे बुरा भला कहा होता, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा। वो बचपन से एक राजकुमारी की तरह पली है। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो क्या तुम उसे अपने साथ कष्ट सहने दोगे? उनकी बात गलत नहीं थी। मेरे जैसा गरीब इंसान आखिर कब तक उसकी जिंदगी खराब करता रहेगा? मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कितने साल काम करूं, फिर भी उसके एक बैग की कीमत जितना पैसा कमाने में मुझे न जाने कितना समय लग जाएगा। मैंने शिनतोंग से कहा, शायद अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने कब पीछे हटना शुरू कर दिया था? शायद उस दिन जब मैंने उसके दिए हुए जूते बेच दिए थे, या शायद उससे भी पहले। उस दिन जब मैंने उससे पैसे उधार मांगे थे, उसी दिन मेरा थोड़ा सा बचा हुआ आत्मसम्मान भी खत्म हो गया था। मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ने गया। वो एक खूबसूरत धूप वाला दिन था। मैंने उससे पूछा, अगर हम अलग हो गए तो क्या तुम मुझे भूल जाओगी? उसने कहा, हाँ, अलग होने के बाद मैं किसी लंबे सुंदर विदेशी लड़के को ढूंढ लूंगी ताकि तुम्हें पछतावा हो। मैंने उसे बताया, उस समय जो अली गुड़िया मैंने तुम्हें दी थी, मेरे पास भी उसकी एक जोड़ी है। उसने कहा, मुझे पता है, वे दोनों एक जोड़ी थीं। उसने कहा, उस साल तुमने अपनी अंग्रेजी की किताब के पीछे जो कविता लिखी थी, कपास के पेड़ के लिए, मैंने बाद में उसे पढ़ लिया था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेवकूफ, मुझे सब पता था। मैंने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। वो धीरे धीरे लोगों की भीड़ में खो गई और उसी साधारण से दिन मैंने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को छोड़ दिया। इसके बाद मैंने धीरे धीरे उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। मैं उसके फोन नहीं उठाता था, उसके संदेशों का जवाब नहीं देता था। वो गुस्सा होने लगी, हमारे बीच झगड़े होने लगे,
फिर मैंने कहा, शिनतोंग, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। वो समझ नहीं पाई कि उससे क्या गलती हुई थी। उसने पूछा, हमें अलग क्यों होना चाहिए? फांग युआन, तुम कितने बुरे इंसान हो। अगर मैं गुस्सा होती हूं तो तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, है ना? फिर तुम बार बार अलग होने की बात क्यों कर रहे हो? मेरे हॉस्टल में एक लड़का था, जब वो किसी को मना करता था तो हमेशा कहता था, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। मैंने भी शिनतोंग से वही कह दिया, तुम मेरे पसंद की लड़की नहीं हो। वो बोली, फांग युआन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम 2 साल से साथ हैं और अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूं। वो हमारे हॉस्टल के नीचे आ गई। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। मैं खिड़की के पास बैठा उसे देख रहा था। पहले मुझे कभी समझ नहीं आया था कि किताबों में जिस दिल टूटने की बात लिखी जाती है वो कैसा एहसास होता है, लेकिन उस दिन मैंने सच में महसूस किया। मेरी छाती इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर सांस के साथ दिल में दर्द और बढ़ता जा रहा था। आखिर में उसकी माँ उसे अपने साथ ले गई। जिंदगी बहुत लंबी है शिनतोंग, शायद अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। पहले मुझे रोमांटिक उपन्यास पढ़ना पसंद था। मैं हमेशा कहता था कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन नायक नायिकाओं से है जो दिल की बात जानते हुए भी बोल नहीं पाते। मैं कहता था कि ऐसे लोग प्यार के लायक नहीं होते और उनके साथ बुरा होना सही है। लेकिन मैं एक ऐसा इंसान था जो अंदर तक हीन भावना से भरा हुआ था। मैं कैसे बोलने की हिम्मत करता, खासकर जब वो इतनी बेहतरीन इंसान थी। अगर मुझे इस प्यार में पूरी जिंदगी दर्द भी सहना पड़ता तो भी मैं तैयार था। हाँ, शायद मैं प्यार के लायक नहीं था। प्यार कभी जंगली घास की तरह फैल जाता है और कभी समुद्र की लहरों की तरह धीरे धीरे दूर चला जाता है। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि पछतावा ही शायद इंसान के जीवन की सबसे सामान्य स्थिति है। मैं अच्छी तरह जीऊंगा और धीरे धीरे उसे भूल जाऊंगा, लेकिन यादें किसी बुरे सपने की तरह मेरा पीछा करती रहीं। बाद में मुझे समझ आया कि व्यस्त रहना ही हर दर्द को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा है। खुद को काम में डुबो देना और आगे बढ़ने की कोशिश करना ही सबसे लंबा इलाज है। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, पैसा कमाने के लिए लगातार मेहनत करना। ग्रेजुएशन के बाद शुरुआती कुछ साल मैंने हर महीने लगभग 10 लाख वियतनामी डोंग किराए वाले छोटे कमरे में बिताए। मेरी पहली नौकरी में मुझे 2 साल हो चुके थे। एक दिन रात के 9 बजे से ज्यादा हो चुके थे, क्योंकि मैंने ग्राहक के साथ शराब पीने से मना कर दिया था। बॉस ने कहा, फांग युआन, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास टैक्सी लेने के पैसे नहीं थे। मैं ठंडी हवा में आधे घंटे तक बस का इंतजार करता रहा, लेकिन तब पता चला कि सर्दियों की आखिरी बस काफी देर पहले जा चुकी थी। मैं अकेला रात की सड़क पर चलता रहा। मुझे नहीं पता था कि मुझे कहां जाना है। उन चमकती हुई खिड़कियों में से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे मैं अपना कह सकूं। एक वयस्क इंसान का टूटना सिर्फ एक पल में होता है। तभी मेरे पास से एक आवाज आई, फांग युआन। मैं जमीन पर बैठा था। मैंने ऊपर देखा तो सामने लियू रुयान खड़ी थी। सच में तुम ही हो? क्या हुआ तुम्हें? उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आखिरी बस छूट गई। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने पूछा, तुम्हारा घर दूर है? अगर चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर खड़ी थी और खुद भी थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। बस तुम इसे बुरा मत मानना। आज क्रिसमस है और इस जगह से टैक्सी मिलना मुश्किल है। उस दिन के बाद हमने एक दूसरे के संपर्क नंबर ले लिए। वो अक्सर मुझे संदेश भेजकर हाल पूछती रहती थी। आत्म जागरूकता और आगे बढ़ने की इच्छा ही लंबे समय तक ठीक होने की सबसे अच्छी दवा है। इसलिए मेरे पास पैसे कमाने के लिए पूरी मेहनत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ग्रेजुएशन के बाद शुरुआती कुछ सालों में मैं 17 मिलियन वियतनामी डोंग महीने के किराए वाले एक छोटे से कमरे में रहता था। मैंने अपनी पहली नौकरी पूरे 2 साल तक की। उस रात 9 बजे से ज्यादा हो चुके थे, क्योंकि मैंने ग्राहक के साथ शराब पीने से मना कर दिया था। बॉस ने मुझसे कहा, फांग वियन, कल से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास टैक्सी लेने के पैसे नहीं थे। मैं आधे घंटे तक ठंडी हवा में बस का इंतजार करता रहा, लेकिन तब पता चला कि सर्दियों की आखिरी बस काफी पहले ही निकल चुकी थी। मैं अकेला रात की सुनसान सड़क पर चलता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे जाना कहाँ है। आसपास की रोशन खिड़कियों में से एक भी ऐसी नहीं थी जिसे मैं अपना कह सकूं। एक वयस्क इंसान का टूट जाना बस एक पल में हो जाता है। तभी मेरे पास से एक आवाज आई, फांग वियन। मैं जमीन पर बैठा हुआ था। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने लियू रुयान खड़ी थी। सच में आप ही हो? क्या हुआ आपको? उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा। कुछ नहीं, बस आखिरी बस छूट गई। मैं थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आपका घर दूर है क्या? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो अपनी साइकिल लेकर खड़ी थी और उसके चेहरे पर भी थोड़ी घबराहट थी। बस उम्मीद है कि आप इसे बुरा नहीं मानेंगे। आज क्रिसमस है, यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल होता है। उसके बाद हमने एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लिया। वो अक्सर मेरा हाल पूछती रहती थी। धीरे धीरे, चाहे मैं कितना भी अनजान बनने की कोशिश करता, मैं उसकी भावनाओं को समझ गया। मैंने उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मैं प्यार नहीं करना चाहता।
उसने पूछा। क्या इसकी वजह आपकी पिछली गर्लफ्रेंड है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मैंने आपको बहुत पहले से पसंद किया है, लेकिन मैं इतनी आत्मविश्वासहीन थी कि कभी आपके सामने सिर उठाकर अपनी भावनाएं नहीं बता पाई। अगर संभव हो तो क्या हम दोस्त बनने की कोशिश कर सकते हैं? उस समय वो मास्टर्स के दूसरे साल में थी और उसके पास काफी खाली समय था। वो ज्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी। वो अपने कामों से अपनी भावनाएं दिखाती थी। वो अक्सर मेरे लिए खाना बनाकर ऑफिस लेकर आती थी। कभी कभी मेरे लिए लड़कियों को पसंद आने वाली मिल्क टी भी खरीद लाती थी। उस समय मिल्क टी के बहुत सारे नए फ्लेवर आने लगे थे। स्वाद भी पहले से बेहतर हो गया था। लेकिन मेरे दिल में हमेशा वही इंसान रहती थी जिसने कभी मेरे साथ ऊलाबा वाली मिल्क टी पी थी। वही जिसने मेरे लिए संडे गाना गाया था। वो कहती थी, फांग वियन, मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूं। लेकिन एक बार जब उसकी मां मुझसे मिली तो उन्होंने धीरे धीरे मेरे परिवार और हालात के बारे में पूछा। फिर उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा कि मैं उनकी बेटी से दूर हो जाऊं। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता एक अपराधी हैं। अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ रही तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी बेटी ग्रेजुएशन के बाद सरकारी संस्था में काम करेगी। तुम्हारे जैसे परिवार वाले लड़के को कौन स्वीकार करेगा? बाद में जाकर मुझे उनकी बात समझ आई। असल में जिंदगी का सच यही है कि इंसान को अपना सफर खुद ही तय करना पड़ता है। शायद बड़े होने के बाद अकेलेपन का मतलब यही है कि इंसान अपनी खुशियां और दुख खुद ही संभालता है। इसलिए पिछले कई सालों में मैंने खुद को अकेले चलने वाला इंसान बना लिया। मैंने पागलों की तरह पैसे कमाए, खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की। मैंने लोगों से मिलना सीखा, शराब पीना सीखा, औपचारिक बातें करना सीखा। धीरे धीरे मैं वही चालाक और दुनियादार इंसान बन गया जिसे कभी मैं पसंद नहीं करता था। हर दिन का सबसे शांत और खुशहाल पल तब होता था जब मैं घर का दरवाजा खोलता था। मंग मंग मेरी बिल्ली अपनी लंगड़ाती चाल से मेरे पास दौड़ कर आती थी। मैं उसकी गुनगुनाने वाली आवाज सुनता, उसे अपनी बाहों में लेता और सो जाता। उसके छोटे छोटे मुलायम पंजे और प्यारी आवाज मुझे हमेशा किसी खास इंसान की याद दिलाती थी। 2 दिन बाद तुम्हारे लिए सबसे अच्छा खाना खरीदूंगा। मैंने धीरे से उसका पैर दबाया, लेकिन अफसोस, मंग मंग अब बूढ़ी हो रही थी। वो पहले से कम खाने लगी थी। मैं उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहता, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन काम खत्म होने के बाद मेरी अचानक मुलाकात थांग ताम तू की मां से हो गई। कई सालों बाद मिलने पर ऐसा लग रहा था जैसे समय ने उन्हें बदला ही नहीं था। उन्होंने मुझे देखकर हैरानी से कहा, फांग वियन, तुम बहुत बदल गए हो। मैंने जवाब दिया, आंटी, आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप बिल्कुल बदली हैं। मैंने कहा, इन सालों में मैं बड़ा हो गया हूं और पहले से बेहतर भी। वो अब भी उसी प्यार भरी मुस्कान के साथ बात कर रही थी। थांग ताम तू भी इन सालों में बहुत बदल गई थी। उसने बहुत मेहनत की, पैसे कमाए और जिंदगी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही थी। फिर उन्होंने कहा, मेरी बेटी अब लगभग 30 साल की हो गई है। अब उसे शादी के लिए किसी को ढूंढना चाहिए। वो कहती है, मां, आप जिसे पसंद करें उसी से मेरी शादी करा दीजिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसने अपना फैसला बदल दिया। इन सालों में थांग ताम तू जितनी भी जिद्दी बनी, उसका कारण तुम थे। मुझे पता चला कि हाल ही में तुम्हारे पिता कंपनी में आकर हंगामा कर रहे थे और ताम तूने उन्हें 300 मिलियन दिए। फांग वियन, क्या तुम एक मां के दिल को समझ सकते हो? इस बार मुझे खुद पर शर्म महसूस नहीं हुई। मैंने सिर ऊंचा करके उनकी आंखों में देखा। माफ कीजिए आंटी, मैं शायद आपकी भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकता, क्योंकि बचपन से मेरी मां नहीं थी। लेकिन मैंने कभी आपको दोष नहीं दिया। जब मैं 16 साल का था, आपने मेरे सिर पे हाथ रखकर कहा था कि मेहनत से पढ़ाई करो, भविष्य में सब अच्छा होगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा मेरी इज्जत की और मुझे जिंदगी में उम्मीद दी। अब मैं वो 18 साल का लड़का नहीं हूं, न ही 22 साल का युवा हूं। मैं अब 30 साल का हूं। आपको अब मेरी आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए बातें घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात समझता हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे बर्बाद नहीं करूंगा। कई साल पहले भी एक मां ने मुझे यही बात समझाई थी। मैं पैसे वापस कर दूंगा। ताम तू के दिए पैसे लौटाने की मेरे पास क्षमता है। जिस इंसान का कर्ज मैं सबसे कम रखना चाहता हूं, वो वही है। इस बार मैं पहले से ज्यादा शांत था, लेकिन थांग ताम तू की मां की एक बात ने मुझे फिर से अंदर तक तोड़ दिया। 10 साल पहले मेरी बेटी तुम्हारे लिए रोई थी और 10 साल बाद भी वो तुम्हारे लिए खुद को भूल चुकी है। आखिर तुम कब तक मेरी बेटी से चिपके रहोगे? मैंने कंपनी के अकाउंट से 300 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। फिर मैंने एक चमकदार हीरे जड़ी ऊंची एड़ी वाली जूती खरीदी। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि इसे थांग ताम तू तक पहुंचा दे, साथ में मेरा इस्तीफा भी। रिसेप्शनिस्ट ने जूते देखकर कहा, थांग ताम तू मैडम कितनी खूबसूरत हैं। क्या ये वही कांच की जूती है? उसकी तारीफ सुनकर मुझे अचानक 18 साल की उम्र वाला वो समय याद आ गया जब थांग ताम तू ने मुझे एक जोड़ी स्पोर्ट शूज दिए थे। उसने सिर उठाकर मुझसे कहा था, फांग वियन, भविष्य में तुम्हें मुझे एक कांच की जूती जरूर देनी होगी।
वो एक ऐसी राजकुमारी थी जो दुनिया की हर खूबसूरत और बेहतरीन चीज पाने की हकदार थी। मैंने गाड़ी नहीं चलाई, मैं बस थोड़ी देर अकेले पैदल चलना चाहता था। पहले जब भी मैं दुखी होता था तो सड़क पर निकल जाता था, आती जाती गाड़ियों को देखता, भागती दौड़ती भीड़ को देखता। शहर की ऊंची इमारतों से निकलती रोशनी को देखकर मुझे लगता कि मैं खुद कितना छोटा हूं, जैसे इस दुनिया में एक छोटा सा चींटी मात्र हूं। जब मेरे पैर थक जाते थे तो दिल का बोझ थोड़ा हल्का महसूस होता था। शॉपिंग मॉल की स्क्रीन पर वैलेंटाइन डे का एक संदेश चल रहा था। जिस इंसान से मैं प्यार करता हूं उसे मैंने 20 साल की उम्र से चुपचाप दिल में रखा है। 25 साल की उम्र में तुम किसी और की पत्नी बन गई। 30 साल की उम्र में तुम किसी और के बच्चे की मां बन गई। फिर भी मैं तुम्हें हमेशा खुश रहने की दुआ दूंगा। थांग ताम तू, तुम्हें खुश रहने की शुभकामनाएं। लेकिन तभी पीछे से उसकी आवाज आई, मुझे तुम्हारी शुभकामनाओं की जरूरत नहीं है और मैं भी तुम्हें खुश रहने की दुआ नहीं देना चाहती। वो थांग ताम तू थी। उसकी आवाज मेरे पीछे गूंजी। फांग वियन, पैसे का हिसाब तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन भावनाओं और रिश्तों का हिसाब कैसे करोगे? मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। हवा उसके कोट को धीरे धीरे हिला रही थी। थांग ताम तू ने कहा, आखिर में बात यही है कि तुम मेरी भावनाओं के लायक नहीं थे। मैंने अपनी भावनाओं को रोकते हुए पूछा, उस साल तुम प्रेग्नेंट थी ना? उसने अपनी कांपती मुट्ठी कस ली। हां, हमारे पास एक बच्चा था। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे ब्रेकअप के दूसरे दिन अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। उस रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि बच्चा मुझसे पूछ रहा है, मां, क्या आपको अब मेरी जरूरत नहीं है? अगर आपको मेरी जरूरत नहीं है तो मैं किसी और मां को ढूंढ लूंगा। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा बच नहीं सकता था। उसका गर्भपात हो गया। वो जोर जोर से रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। फांग वियन, ऐसा नहीं था कि मैं बच्चे को रखना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा था भले ही हम साथ न रहें, फिर भी मैं बच्चे को जन्म दूंगी। मैं उसे अकेले पालूंगी और उसे दुनिया की सारी अच्छी चीजें दूंगी। लेकिन वो बिल्कुल अपने पिता जैसा था। उसने मुझे सिर्फ 247 युआन के मेडिकल खर्च का बोझ दिया और चला गया। थांग ताम तू ने मुझे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोने की आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसुओं ने मेरे कंधे को पूरी तरह भिगो दिया। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारी भी अपनी मजबूरियां थीं। बाद में मुझे पता चला कि तुम्हारी दादी की मृत्यु हो गई थी। उस समय फांग वियन, तुम कितने टूट गए होंगे। मैंने धीमी आवाज में कहा। माफ करना ताम तू, मैंने वो जूते बेच दिए थे, वो बोली। कोई बात नहीं, तुम जानते हो ना, मुझे मनाना बहुत आसान है। बस एक बार मुझे बेबी कह दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैं हमेशा उस पार तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम्हारे मजबूत बनने का इंतजार किया, तुम्हारे बड़े होने और हिम्मत जुटाने का इंतजार किया। तुम मेरे पास वापस आओ और मुझे कसकर गले लगाओ। मेरा फोन नंबर आज तक नहीं बदला, लेकिन तुमने कभी मुझे ढूंढा ही नहीं। बाद में मैं खुद को रोक नहीं पाई और सोचा, तो फिर मैं ही तुम्हें वापस अपने पास ले आऊंगी। सर्दियों के 2017 में मैं तुम्हें ढूंढने वापस आई थी। उस समय तुम्हारे पास कोई और थी। वो तुम्हारे लिए खाना लाती थी, चुपचाप तुम्हारा इंतजार करती थी। उसकी आंखों में सिर्फ तुम थे। इसीलिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे पूछ पाती, क्या तुम किसी और से प्यार करने लगे हो? क्या तुम मुझे भूल चुके हो? देखो मैं कितनी बेवकूफ हूं। लगभग 30 साल की उम्र हो गई है। फिर अचानक मैंने इंटरनेट पर तुम्हारा लाइव इवेंट देखा। तुमने सूट पहन रखा था। तुम बहुत आत्मविश्वासी और शांत लग रहे थे। कैमरे के सामने तुम बहुत अच्छे से बोल रहे थे। उस दिन मैंने तुरंत देश वापस आने का टिकट बुक कर लिया। मुझे अचानक लगा कि मुझे तुम्हें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। ताम तूने धीरे से मेरे आंसू पहुंचे। वो चुपचाप मुझे देखती रही। फांग वियन, अगर संभव हो तो क्या हम एक बार फिर एक दूसरे के लिए धड़कना शुरू कर सकते हैं? मैंने अपने अंदर उठ रही भावनाओं को दबाया। हम दोनों काफी देर तक चुप रहे। आखिर मैंने धीरे से कहा, ताम तू, छोड़ दो। वो हैरान होकर बोली, क्या अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? मैंने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। धीरे धीरे मुझे इस बात का गहरा अर्थ समझ आया। बड़े होने के बाद इंसान की भावनाओं की भी एक कीमत लग जाती है। वो फायदे और नुकसान के बीच सोच समझकर फैसला करता है, चाहे किसी से कितना भी प्यार क्यों ना हो। अगर उसे पता है कि कोई भविष्य नहीं है तो वो अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है। जोश में लिए गए फैसले, जिनके बारे में पता होता है कि वे गलत हैं, अंत में सिर्फ 3 शब्दों में बदल जाते हैं, छोड़ देना। ताम तू, मैंने तुम्हें फिर से लोगों की इस दुनिया में वापस भेज दिया। धन्यवाद कि तुम मेरी जिंदगी में आई। अब मैं तुम्हारे भविष्य को बर्बाद नहीं करूंगा। फांग डोंग हमेशा की तरह मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, तुम्हें इतनी अमीर गर्लफ्रेंड मिल गई है, जल्दी से मुझे 3 लाख युआन दे दो और फिर हमारा रिश्ता खत्म। मैंने कहा,
मैं सहमत नहीं हूं। कम से कम 3 मिलियन युआन तो देने होंगे। मैंने बिना किसी भावना के मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। मैंने कहा, तो फिर आपकी सोच ही गलत है। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है और अब आप मेरे हाथ से एक भी पैसा नहीं ले पाएंगे। मेरी पूरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। अगर समय वापस जा सकता तो मैं उस औरत से, जिसे मैं मां कहता हूं, जरूर कहता, मुझे छोड़ दो, मुझे इस परिवार में जन्म मत दो। परिवार से मिला दर्द कभी कभी पूरी जिंदगी भी ठीक नहीं हो पाता। मैंने फांग डोंग को दरवाजे के बाहर खड़े होकर गालियां देने दिया। नए साल के दिन पिता एक बार घर वापस आए, लेकिन इस बार उन्हें छोटी शियाओ शुए दिखाई नहीं दी, जो हमेशा अपनी लंगड़ाती चाल से मेरा स्वागत करने दौड़ कर आती थी। बालकनी में मैंने उसे देखा। वो गोल होकर सो रही थी, लेकिन इस बार वो फिर कभी नहीं उठेगी। मैंने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली गई? बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चला। अब मुझे फिर से अकेले भटकना पड़ेगा। अब मेरा कोई घर नहीं बचा। उस रात मैंने नींद की गोलियां एक के बाद एक खा ली, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई। आखिरकार बहुत थक जाने के बाद शायद मेरी आंखें बंद हो गईं। बेहोशी जैसी हालत में मुझे किसी की आवाज सुनाई दी, फांग वियन, सोना मत, जल्दी उठो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूं। कभी बहुत पहले एक इंसान था जिसने तुम्हें बहुत लंबे समय तक प्यार किया था, लेकिन समय की हवा धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी को बहुत दूर ले गई। वो गा रही थी और शायद रो भी रही थी। मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने उसकी लाल हुई आंखें देखी। वो थांग ताम तू थी। मैंने कहा, ताम तू, माफ करना, बस मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा, शायद तुम बीमार हो। फांग वियन ऐसा इंसान था जो एक साथ कई विरोधाभासों से भरा हुआ था। वो भावुक भी था और ठंडा भी। वो आत्मविश्वासी भी था और खुद को लेकर असुरक्षित भी। कभी वो पूरी तरह टूट जाता था और कभी खुद को संभाल भी लेता था। जब उससे पूछा जाता कि ऐसा क्यों है, वो खुद भी नहीं जानता था। वो हमेशा हर चीज के सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचता था, इसलिए चाहे परिणाम कुछ भी हो, वो उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता था। शायद उसने प्यार करने और प्यार पाने की क्षमता खो दी थी। उसने खुद को एक बंद किले में कैद कर लिया था, एक ऐसी कैद जहां दर्द तो था लेकिन सोच बहुत साफ थी। मैं भी उसे बचाना चाहती थी। फांग वियन, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं। क्या तुम सच में बचना नहीं चाहते? जिस बच्चे को बचपन में छोड़ दिया गया हो, वो कैसे उम्मीद कर सकता है कि कोई उसे खास प्यार देगा? लेकिन अब थोड़ा साहसी बनो फांग वियन, हम आज से ज्यादा कभी युवा नहीं होंगे। उसने धीरे से मेरे सिर पे हाथ फेरा और कहा, फांग वियन, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज भाई। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक और सपोर्ट हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है।